मॉलिक्यूल बोल देते हैं। तो हर चीज़ जो आपकी बॉडी में मिल रही है वो एक्चुअली में बायोमॉलिक्यूल है। क्या वाइटामिन, क्या क्या वाइटामिन हो गए, क्या मिनरल्स हो गए, क्या आयंस हो गए, क्या ग्लूकोज हो गया, मतलब कुछ भी जो केमिस्ट्री से रिलेटेड है, पूरी बॉडी मतलब हर चीज़ केमिस्ट्री है। तो सारी बॉडी ही बायोमॉलिक्यूल है। खैर, तो वही आपके साथ डिस्कस किया था कि अगर हम टिश्यू को लें, ग्राइंड करें, इसका सॉल्यूशन बनाएं, फिल्टर करें, तो दो चीज़ें मिलती हैं। एक जो रिटेन रह जाता है चाय पत्ती की तरह, दैट इज रिटेंटेट, और जो फिल्टर होके छन के निकल जाता है क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है, वो इसलिए क्योंकि इसका साइज कम होता है। ये आप केमिस्ट्री में जानते हो, साइज पे डिपेंडेंट है सॉल्युबिलिटी। तो वो आपका फिल्ट्रेट हो जाता है। तो वही है। तो जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं 800 डाल्टन से कम, वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स, और जो बड़े हैं 10,000 से ज़्यादा बड़े हैं जनरली, वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। लिपिड रिटेंटेट में आएगा लेकिन मैक्रोमोलिक्यूल नहीं कहलाएगा स्ट्रिक्टली अगर बात करें तो। हाँ, लूजली छोड़ दे ठीक है, मिल रहा है तो वो बात अलग है, बट हाँ बाय नॉर्म्स हैं तो वो मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है। फिर आपको बताते हैं टेबल एक बार देख लेना कि ऑक्सीजन जो मैक्सिमम है, ठीक है, चाहे कहीं भी ले लें एलिमेंट, मतलब कि उसको चाहे अर्थ क्रस्ट में बात करें या ह्यूमन बॉडी में बात करें, तो ऑक्सीजन एज एन एलिमेंट दैट इज ओ नॉट O2। जो ओ है वो मोस्ट अबंडेंट है। और ये मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को ना, सबको क्लियर नजर आ रही है ना? यस सर। यस चलिए, सर। तो देखिए यस सर। ये जो टेबल आप, हाँ ठीक है, तो ये जो टेबल आप देख रहे हो यहाँ पे जिसमें लिखा है एवरेज कंपोजिशन ऑफ अ सेल। बेटा ये टेबल दिखने में बहुत सिंपल दिखता है कि क्या है ये इस टेबल में। ये टेबल इंपॉर्टेंट है, इस पे पूरा एक 4 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इसको इस टेबल को यूज करके मैं 5 तरीके से क्वेश्चन बना सकता हूँ। कहने का मतलब ये है कि इट इज इम्पॉर्टेंट। ये टेबल सिंपल सी बात बता रहा है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, उनका प्रेजेंस हमारे एक सेल के अंदर मैक्सिमम होता है 70 to 90%। ठीक है, वो सेल टू सेल वेरी करेगा, ठीक है, इसलिए जनरली बोल दिया 70 to 90%। अच्छा, अब देखिए ये तो कोई दो राय है नहीं, ये तो हमें क्लियर ही है। उसके बाद जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट आता है, अच्छा वो ये आता है कि आयन सबसे कम होंगे, पानी सबसे ज़्यादा होगा, और ठीक है ना, आयन कम होंगे। अच्छा, आयन क्या अगर अमाउंट बात करें तो वो मिलियंस एंड बिलियंस में है, ठीक है, वैसा नहीं है। लेकिन उनका जो मास होता है आयन का बहुत ही छोटा होता है ना। मैं एक तरफ प्रोटीन ले लूँ, एक तरफ एक आयन ले लूँ, तो मास बहुत ही छोटा है। इसलिए जब पूरे सेंट्रल मास की बात आती है तो आयंस एक ही परसेंट होंगे। ये नंबर नहीं हो रहा है, ये मास के ऊपर। तो देखिए बड़ा छोटी छोटी बातें होती है और इंटरेस्टिंग होती है। ये जो डिफरेंस है ये पूरा का पूरा सेलुलर मास के ऊपर है ना, कि मास के आधार पे। इसलिए आयन का मास बहुत कम है, इसीलिए वो बहुत ही सबसे नीचे आएगा। ठीक है, और ये बात ना ध्यान रखना कि हम मास कब बोल रहे हैं, नंबर कब बोल रहे हैं, ये आपके इकोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप पिरामिड बनाते हैं। ठीक है, कि पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ मास। ठीक है, खैर अब आगे समझते हैं। अब बचा कौन? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो प्रोटीन्स है ना वो मोस्ट अबंडेंट है। वे सारा काम प्रोटीन ही कर रहे हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बना रहा है? प्रोटीन को मॉडिफाई कर रहा है। गोल्जी के पास अगर एंजाइम तो क्या है? प्रोटीन्स हैं। इवन डीएनए के अंदर अगर हम बात करें तो हिस्टोन्स क्या है? प्रोटीन्स है। तो कहने का मतलब प्रोटीन्स आर द मेजर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, या स्पेसिफिकली फंक्शनल बोलते, स्ट्रक्चरल तो क्या बोले, फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल। मतलब सेल का अगर यूनिट माना जाए कि फंक्शनल यूनिट कौन है, कौन काम कर रहा है सेल के अंदर, तो दैट इज प्रोटीन्स। तो सबसे ज्यादा प्रोटीन्स होगा। फिर प्रोटीन्स के बाद आते हैं न्यूक्लिक एसिड्स। क्यों? क्योंकि उनका पास मास ज्यादा है। देन कार्बोहाइड्रेट्स, और उसके बाद लिपिड्स। तो ये ऑर्डर आपको एकदम पता होना चाहिए, पूछा जा सकता है। तो इट गोज लाइक प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स, और आखिरी में लिपिड्स। क्लियर है पॉइंट? तो भाई बहुत सिंपल हो गया, पानी सबसे ज्यादा, उसके बाद आयंस, और इन बाकियों जो मैक्रोमोलिक्यूल्स उसमें कौन ज्यादा? प्रोटीन्स, और फिर न्यूक्लिक एसिड्स, फिर कार्बोहाइड्रेट, और लास्ट में लिपिड्स। तो बस यही ऑर्डर आप याद रखेंगे और ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। एक सिंपल सा क्वेश्चन इसमें बनाया जा सकता है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला ये, अब एक 4 नंबर का क्वेश्चन, लास्ट 4 ईयर्स से जो मैं पैटर्न देख रहा हूँ, एटलीस्ट मतलब पैटर्न तो मैं काफी टाइम से देख रहा हूँ, लेकिन लास्ट 4 to 5 ईयर्स की अगर मैं बात करूँ तो ऐसा कोई भी नीट का एग्जाम नहीं बना, ठीक है ना, किसी भी ईयर में,
जहाँ पे इस टेबल से क्वेश्चन आया है, द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी मेटाबोलाइट। मतलब ये टेबल है, इसको आपको रटना है और आपके 4 नंबर आपकी सीधा आपको आपको मिल रहे हैं। तो आई डोंट थिंक कि इससे बढ़िया कुछ हो सकता है। आप पूरा का पूरा एक चैप्टर पढ़ते हो बायो में, लेक्चर आप एनिमल किंगडम पढ़ते हो, है ना, उसमें इतनी मेहनत करते हो और उससे क्वेश्चन आ जाता है एक या मैक्सिमम दो, और ये टेबल आपको पढ़नी है, रटनी है, प्रैक्टिस करनी है, और आपको 4 नंबर मिल ही रहे हैं। तो अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के साथ इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूँ इस टेबल के बारे में, कि ये बात कर रहा है टेबल अबाउट दी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अब देखिए क्या है ना, कि हमारी बॉडी में जो भी मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करे वो मेटाबोलाइट। अब जिसमें जो आपको डायरेक्ट पार्टिसिपेशन जिसका पता है, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, फाइबरेट, है ना, एसिटाइल कोएंजाइम ए, है ना, लिपिड्स का ब्रेक डाउन इनटू बीटा ऑक्सीडेशन, ठीक है ना, फ्यूमरेट, सकिनेट। मतलब ये जितने आप जितना वो पढ़ते हो ना प्लांट्स के अंदर, वो चैप्टर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, उसके अंदर जितने केमिकल्स की बात की गई है, जितने केमिकल्स की बात की गई है, वो डायरेक्टली मेटाबॉलिज्म के अंदर रोल प्ले कर रहे हैं। तो उनको हम बोल देते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, जो सीधा मेटाबॉलिज्म में काम करते हैं। ठीक है ना, सारे अमाइनो एसिड्स भी इसमें आ जाएंगे, बेसिक लिपिड्स भी इसमें आ जाएंगे, सारे शुगर्स भी आ जाएंगे, इवन न्यूक्लियोटाइड्स भी आ जाएंगे। तो वो सब आपके प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हो गए। अब कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जिनका मेटाबॉलिज्म में रोल या तो हमें पता नहीं है, या वो एक तरीके से एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी मेटाबॉलिज्म प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, या हमें इनका डायरेक्ट रोल पता नहीं है, या वो एक एक सेकेंडरी या एक सेकेंडरी तरीके का रोल प्ले कर रहे हैं। मतलब कि मेन रिएक्शन ना करके कहीं ना कहीं उनका डायरेक्ट रोल नहीं है, कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रोल है। ठीक है ना। तो और ऐसे केमिकल्स को हम क्या बोल देते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बोल देते हैं। और जनरली ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बाय प्रोडक्ट्स हैं प्लांट के मेटाबॉलिज्म के। मतलब कि मोस्टली इनमें जो आप देखोगे वो सब के सब प्लांट से ही मिल रहे हैं। अच्छा, प्लांट से मिल रहे हैं और इनको हमने इस्तेमाल किया है अपने फायदे के लिए। ठीक है ना, एक प्लांट पे से बाय प्रोडक्ट बना रहा है कि हमारे लिए वेस्ट है, लेकिन हमने उसको एक अपने डिसऑर्डर या कई चीज़ों के लिए हमने क्या किया, उसको इस्तेमाल किया। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल बात करूँ दो चार की, तो पहला इसमें आता है एल्कलॉइड्स। ठीक है ना, अब एल्कलॉइड्स के अंदर हमारे पास मॉर्फिन है, कोडीन है, ठीक है, इसमें एक और नाम नहीं लिया गया, निकोटीन। निकोटीन मतलब है तो बहुत सारे चीज़ें एल्कलॉइड, लेकिन मैं आपको वही बता रहा हूँ जो आपने कहीं ना कहीं सुनी है। तो मॉर्फिन हो गया, कोडीन हो गया, पता है आपको ये कोडीन बच्चों की दवाइयों में होता है। ठीक है ना, खांसी की दवाइयों में होता है, नींद दिलाता है ना। और मॉर्फिन, मॉर्फिन पता है आपको, मॉर्फिन को इंजेक्ट करते हैं और ऑपरेशन में इस्तेमाल होता है। ठीक है ना, किसी को अगर एनेस्थीसिया देना है या उसको बेहोश करना है एक तरीके का, तो मॉर्फिन कैन बी यूज। ठीक है, और पेन किलर की तरह भी इस्तेमाल होता है मॉर्फिन, कोडीन और यस निकोटीन। निकोटीन तो आप जानते ही हैं, सिगरेट्स, ठीक है ना, इवन सम अमाउंट इन टी, कॉफी, है ना, इट्स अ स्टिमुलेंट, मतलब कि आपको स्टिमुलेट करता है, एक्टिवेट करता है। ठीक है, तो वो एल्कोलॉइड्स हैं। ठीक है, अच्छा एक मिस हो गया ऊपर, पिगमेंट्स। पिगमेंट्स बताइए आपको, कैरोटेनॉइड्स जो आपको पिगमेंट कलर दे दी, डिफरेंट डिफरेंट एंथोसियानिन्स, ठीक है ना, सियान कलर, ब्लू ग्रीन कलर, है ना। तो पिगमेंट्स हो गई और एल्कलॉइड्स हो गए। तो ये देखिए प्लांट पिगमेंट प्रोड्यूस कर रहा है ताकि उसका पॉलिनेशन हो फ्लावर का, है ना, या उसका फ्रूट खूबसूरत दिखे, कोई उसको खाए और सीड को फेंके और उसकी प्रोजनी आगे बढ़े। प्लांट का तो वो रोल है वो, लेकिन इसको हमने अपने तरीके से रोल यूज कर लिया, पिगमेंट निकाल ली और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, ठीक है ना, बनाने के लिए, थोड़ा सा कलरफुल एनवायरमेंट बनाने के लिए कहीं कहीं डाइज की फॉर्म में हमने इसे इस्तेमाल कर लिया। देन टर्पेनॉइड्स है, मोनोटर्पीन्स, डाइटर्पीन्स, ठीक है ना, इनका रोड फॉर्मेशन में या दूसरी तरीके की चीज़ों में फंक्शन होता है। देन एसेंशियल ऑयल्स है, ये पता है आपको, एसेंशियल ऑयल्स, एसेंशियल ऑयल होते हैं ये, जैसे लेमन ग्रास ऑयल है। अब इसमें आजकल आप देख रहे हो जैसे कि होता है ना, कि सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ कि आपने थोड़ा सा ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी आते हैं, थोड़ा सा एसेंशियल ऑयल लिया और पानी में मिला दिया, उससे मुंह वगैरह धो लिया, नहा लिया, अच्छी से खुशबू आने लगी बॉडी में। ठीक है, वैसे वाला। फिर उसके बाद एसेंशियल ऑयल्स अरोमा क्रिएट करने के लिए लाइट लैम्प्स आते हैं, लैम्प्स के ऊपर दो ड्रॉप ऑयल डाला और वो इवेपोरेट हुआ, काफी अच्छा अरोमा बन गया रूम का। तो वैसे वाला, ठीक है, एसेंशियल ऑयल्स जिसमें
हाँ, इसमें से कुछ जो है वो जो उनके अदर एप्लीकेशंस भी हैं, जैसे कि अदर इंडस्ट्रीज में भी इनके एप्लीकेशंस हैं। तो मतलब कि दैट्स द एसेंशियल ऑयल्स जो हमने एक्सट्रैक्ट निकाला है फ्रॉम सम ऑफ द इधर एनी ऑफ द प्लांट लाइक ग्रास और समथिंग। तो लेमन ग्रास ऑयल इज वन ऑफ देम, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉक्सिन्स। टॉक्सिन्स एब्रन रिक्सिन टॉक्सिन्स हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, अलग अलग ड्रग्स के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और काफी टेस्टिंग्स वगैरह के लिए और के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, एब्रन रिक्सिन। नेक्स्ट लेक्टिन्स। लेक्टिन्स क्या होते हैं ना, लेक्टिन्स आर एक्चुअली प्रोटीन बाइंडिंग कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब लेक्टिन्स आर कार्बोहाइड्रेट्स विच बाइंड टू प्रोटीन्स, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन। न्यूक्लियो प्रोटीन वो है जो न्यूक्लिक एसिड से बाइंड करे, उसको हम न्यूक्लियो प्रोटीन बोलते हैं। वैसे लेक्टिन्स आर कार्बोहाइड्रेट्स विच बाइंड टू प्रोटीन्स, ठीक है। इनका अगेन कुछ इंडस्ट्रीज के अंदर एप्लीकेशन, ड्रग डिजाइनिंग के अंदर एप्लीकेशन वगैरह रहता है। देन वी हैव ड्रग्स, विनब्लास्टिन, सर्क्यूमेंस। ये दोनों ही कैंसर फिटिंग ड्रग्स हैं स्पेसिफिकली, जिसमें विनब्लास्टिन आप बता सकते हैं ल्यूकीमिया के लिए इस्तेमाल होता है, अलॉन्ग विद विनक्रिस्टिन। ल्यूकीमिया आप जानते हैं कि इट इज द ब्लड कैंसर वेयर WBC's अमाउंट इंक्रीज एक्सपोनेंशियली, दैट इज। तो उसमें विनब्लास्टिन, सर्क्यूमिन वगैरह इस्तेमाल होता है, ठीक है, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्लांट होना कैथेंथरस रोजियस। खैर उसको उस पर नहीं जाते हैं ज़्यादा डिटेल में। आगे बात करते हैं, वी हैव पॉलीमरिक सब्सटेंस। ये पता है आपको, रबड़, गम, सेलुलोज, इसको हम इस्तेमाल करें कपड़े में, ठीक है ना, टायर्स में, ठीक है, और कई जगह पे गम्स का भी इस्तेमाल होता है, पता ही आपको, ठीक है ना। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन तो आपको क्या बताना, पता है आपको सारी चीज़ें। तो आई सपोज ये आपको टेबल अच्छे से याद करना है। इस टेबल में किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, मैक्स द फॉलोइंग। प्राइमरी मेटाबॉलाइट लिख दिया, सेकेंडरी मतलब कि टाइप लिख दिया, एल्कोलॉइड, इलेक्ट्रिन, ड्रग, टॉक्सिन, और एक कॉलम बना दिया उनके एग्जाम्पल का। तो आप मैच कर लो उसमें से, तो एक मैच द फॉलोइंग टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। या हो सकता है कि उसमें 4 ऑप्शन दिए हो, पूछा हो कौन सा वाला प्राइमरी मेटाबोलाइट है, 3 सेकेंडरी दिया हो, 1 प्राइमरी दिया हो। या हो सकता है कि 4 ऑप्शन। हाँ जी, सर, कौन कैन बात यू कर रहा कनिष्का, आई एम न्यू सर। है? अच्छा हाँ, कनिष्का बताइए। सर, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन टर्पेनॉइड्स वंस अगेन प्लीज? हाँ, जैसे टर्पेनॉइड्स की बात करें तो टर्पेनॉइड्स ना ये एक्चुअली लिपिड डेरिवेटिव्स है, ठीक है ना। और जैसे ही बताता हूँ मैं आपको, आइसोप्रेनाइड यूनिट्स आपने नहीं सुना होगा, बताता हूँ। आइसोप्रेनाइड यूनिट सुना है, आइसोप्रेनाइड यूनिट? नो सर। हाँ मैं बताता हूँ, कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर का आइडिया है। हम्म। हाँ, कोलेस्ट्रॉल के स्ट्रक्चर में जब आप एंड में देखते हो ना, कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर है यहाँ पे, आई टेल यू यस। ओके, सो जैसे आप ये देख रहे हो ना कोलेस्ट्रॉल, इसमें ये आप देख रहे हो, ये ब्रांचिंग टाइप के स्ट्रक्चर देख रहे हो, दिस थिंग। हाँ सर। हाँ, दीज आर नोन एज आइसोप्रेनाइड यूनिट्स, ठीक है ना। इनको हम ऐड करते हैं और इसी के एडिशन से कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर बनता है। तो इसी के जो यूनिट्स होते हैं, एक एक्सटेंडेड लिपिड लाइक यूनिट्स, दोज आर नोन एज लाइक टर्पीन्स। अब इनके कितने चीजें अटैच हैं, सिंगल अटैच है टर्पीन्स, 2 अटैच है तो डाइटर्पीन्स। फिर ऑयल लाइक सब्सटेंसेस है जिनका डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर क्या है, एप्लीकेशन है। तो टर्पीन्स आर लाइक यू कैन से काइंड ऑफ लिपिड्स ओनली, लिपिड डेरिवेटिव्स ही है, ठीक है। ओके, चलिए तो आगे बात करते हैं। तो तो ये मैंने आपको सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म में बता दिया। क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि आपको 4 ऑप्शंस दिए हों, और उन 4 ऑप्शंस में से आपको चूज करना कौन सा वाला प्राइमरी है या कौन सा वाला सेकेंडरी है। 3, एक क्या जाएगा, एक दूसरा आ जाएगा। क्लियर है पॉइंट? आई सपोज ये चीजें क्लियर है आपको, आप इसमें कैसे भी क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे, ठीक है। आगे बात करें। स्टूडेंट्स ये क्लियर है, आगे बात करें। यस सर। यस सर। ओके, ठीक है। तो अगला टॉपिक हमारे पास जो ले रहे हैं वही इन्हीं लिपिड्स का ही टॉपिक ले रहे हैं। अब लिपिड्स की अगर हम बात करें तो लिपिड्स इस काइंड ऑफ ये इकलौते ऐसे चीजें हैं जहाँ पे पॉलीमराइजेशन की हम बात नहीं करते। जैसे हम पॉलीपेप्टाइड्स की बात करते हैं, पॉलीसैकेराइड्स की बात करते हैं, लेकिन लिपिड्स के कॉन्टेक्स्ट में हम एज सच कोई बात नहीं करते, क्योंकि लिपिड्स आर नॉट पॉलीमरिक सब्सटेंसेस, बल्कि ये कुछ एडिशंस हैं, ठीक है ना। ये यूनिट्स कई सारी आपस में ऐड हो गई हैं, ठीक है, और इन्होंने एक स्ट्रक्चर बना दिया,
तो उनको हम लिपिड्स बोलते हैं। एंड लिपिड्स की अगर हम बात करें तो जनरली जिन लिपिड्स की बात करते हैं हम, तो वो टैग्स हैं, ट्राई एसाइल ग्लिसराइड्स। मतलब कि हम अगर लिपिड्स की बात कर रहे हैं तो उसमें जो मेजर कैटेगरी है वो टैग की है, ट्राई एसाइल ग्लिसराइड्स, जिसके अंदर ऑफ कोर्स एक ग्लिसरॉल है और ऑफ कोर्स इसमें तीन बाकी बची हुई चीजें क्या है, फैटी एसिड्स है। जैसे कि अभी स्ट्रक्चर देख लीजिए, बेसिक्स, ये सारी चीजें बेसिक हमने केमिस्ट्री में पढ़ी हैं कि ग्लिसरॉल है, ठीक है ना। अ, इसमें इट इज एक्चुअली प्रोपेनॉल काइंड ऑफ थिंग, ठीक है ना। तो प्रोपेनॉल है एक तरीके का ये ग्लिसरॉल, और इसमें तीन OH हैं, और इन तीनों OH से अगर हमने एक एक फैटी एसिड चेन ज्वाइन कर दी, जैसे आप साथ वाले डायग्राम में देख रहे हो, तो दिस बिकम्स ट्राई एसाइल, फैटी एसाइल चेन 1, फैटी एसाइल चेन 2, फैटी एसाइल चेन 3, ट्राई एसाइल एंड ग्लिसराइड। तो ये आपका ट्राई एसाइल ग्लिसराइड हो गया। अब डिफरेंस किसमें आता है? डिफरेंस आता है इस बात में कि कौन सी फैटी एसिड चेन जो है अटैच्ड है। अगर मैं फैटी एसिड चेन की बात करूं तो फैटी एसिड चेन कुछ नहीं होता, इट इज अ वेरी सिंपल थिंग। फैटी एसिड चेन क्या होती है ना, इट इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना, COOH है, ठीक है। और COH के साथ अगर हमने एक हाइड्रोजन भी लगा दिया, सिंपल, और सॉरी, एक COH के साथ मैंने एक सिंपल CH3 भी लगा दिया, सिंपल CH3 लगा दिया, तो वो भी एक फैटी एसिड है। मतलब फैटी एसिड बनाने के लिए मुझे मिनिमम कार्बन कितने चाहिए? 2 चाहिए, ठीक है। एक COOH कार्बोक्सिलिक एसिड और साथ में कुछ R ग्रुप जो क्या है, CH3 विद से, तो फैटी एसिड हो जाता है। अब इसी फैटी एसिड के नंबर ऑफ कार्बन के ऊपर जो वेरी करते हैं फ्रॉम 2 to 20, मतलब मिनिमम 2 होगा और मैक्सिमम 20 होगा। मैं नहीं कह रहा कि आप 21वां CH3 लगा सकते हैं या 22वां CH3 लगा सकते हैं, लगाइए, है ना। आप 25 का बना दीजिए, 26 का बना दीजिए, लेकिन वो इमेजिनरी होगा, क्योंकि नेचर में हम जितने फैटी एसिड जानते हैं वो हम कहाँ जानते हैं, वो 20 तक ही उसके नंबर ऑफ कार्बन रहते हैं, तो उनको हम फैटी एसिड बोल देते हैं। अच्छा, अब ये फैटी एसिड दो तरीके के हो सकते हैं, ठीक है। एक सैचुरेटेड, एक अनसैचुरेटेड, आपको पता है केमिस्ट्री से, जहाँ डबल बॉन्ड होगा एक भी होगा वन सैचुरेटेड, और एक भी डबल बॉन्ड नहीं हुआ तो इट इज सैचुरेटेड। सर बायोलॉजी कॉन्टेक्स्ट में क्या याद रखना है? बायोलॉजी कॉन्टेक्स्ट में कोई एक चीज ये याद रखनी है जो रिलेटेड है, पूछा जाए अगर आपसे कि फैट्स और ग्लिसरॉल, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जब जुड़े तो कौन सा बॉन्ड बना, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो बॉन्ड बनता है दैट इज एन एस्टर लिंकेज, मतलब कि फैट और क्या कहते हैं, ग्लिसरॉल के बीच में जो लिंकेज है दैट इज द एस्टर लिंकेज। मतलब अगर कोई एंजाइम होगा लाइपेज, देखिए क्वेश्चन की तरीके देखिए कैसे पूछ सकता है। अगर कोई एंजाइम होगा लाइपेज तो पूछ रहे कौन सा बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, तो वो एक एस्टर बॉन्ड ब्रेक कर रहा है। क्लियर है पॉइंट? अच्छा, दूसरी चीज ये कि जब ये एस्टर बॉन्ड बना तो हुआ क्या, जब ये एस्टर बॉन्ड बना तो बाय प्रोडक्ट में वाटर निकला, H2O कम्स आउट, ठीक है। और क्योंकि वाटर निकला है इसमें इसे बनाने में, तो तोड़ेंगे तो वाटर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ब्रेक डाउन नीड्स वाटर, इसलिए लाइपेज बिकम्स अ हाइड्रोलाइज एंजाइम, मतलब कि पानी की प्रेजेंस में ब्रेक करने वाला एंजाइम। क्लियर? अब इसके फर्दर ब्रेक डाउन की बात करें तो यहीं से हम लिंक कर सकते हैं इसको डाइजेशन वाले चैप्टर से, कि भाई लिपिड में डाइजेशन कैसे हो रहा है। तो लिपिड का डाइजेशन इसी तरीके से होता है, लाइपेज आता है, ठीक है। लाइपेज आके पहले एक बॉन्ड तोड़ता है, जब एक एस्टर बॉन्ड तोड़ा तो ट्राइएसाइल ग्लिसराइड से क्या बन गया, डाइएसाइल ग्लिसराइड। फिर से दूसरा बॉन्ड तोड़ा तो डाइएसाइल ग्लिसराइड से क्या बन गया, मोनोएसाइल ग्लिसराइड। और जब आखिरी लाइपेज ने भी बॉन्ड तोड़ दिया एस्टर का तो ये क्या बन गया, ग्लिसरॉल अलग और तीनों फैटी एसिड चेन अलग। एंड दैट इज द डाइजेशन ऑफ लिपिड्स ऑकरिंग इनसाइड अवर ये लेट्स से स्मॉल इंटेस्टाइन मेनली, ठीक है, विद द एक्शन ऑफ, पता है आपको, द बाइल जूस। तो जो बाइल जूस का डाइजेशन है और हेल्प कर रहा है जिसमें, और लाइपेज काम कर रहा है, वो भी ऐसे ही है, ट्राई से डाई, डाई से मोनो, और फिर फाइनली तीनों फैटी एसिड चेन अलग और ग्लिसरॉल अलग, और हो गया हमारा लिपिड्स का डाइजेशन। तो ऑल थिंग्स आर रिलेटेड। आगे बात करते हैं, इसको क्लियर कर लेते हैं। ओके, अब आगे हम अगेन, क्योंकि हमने देखिए एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी स्ट्रक्चर कैसे भी आ सकता है, तो हम कोई लूज एंड नहीं छोड़ सकते। तो हम इस डायग्राम से बता रहे हैं वही कि देखिए ये एक फैटी एसिड है, एग्जांपल लिया हुआ है पाल्मिटिक एसिड का। अब इन्होंने यहाँ लिख दिया पाल्मिटिक एसिड। अब कोई पूछ लेगा भाई पाल्मिटिक एसिड में कितने कार्बन है, तो पता होना चाहिए कि भाई इसमें 16 कार्बन है। तो पाल्मिटिक एसिड में 16 कार्बन होते हैं। कोई पूछेगा कि क्या कोई डबल बॉन्ड है, तो बोलेंगे नहीं, तो इट इज लाइक अ सैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक।
उसके बाद ये ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर दिया था, पहचाने जाओगे। तीसरी चीज, ये ट्राइसल ग्लिसराइड का स्ट्रक्चर दिया, ये भी आपको मैंने अभी बता दिया कि भाई ये ग्लिसरॉल है और एस्टर लिंकेजेस से 3 फैटी एसिड जुड़े हुए हैं, R1, R2 और R3, जिसमें R1 मे बी इक्वल टू R2 और मे बी इक्वल टू R3, और ऐसा भी हो सकता है कि R1 R2 एक ही हो और R3 कोई अलग हो, या तीनों ही अलग हो। तो इट कैन बी एनी ऑफ द कॉम्बिनेशन, तो वो किसी तरीके से हो सकता है, ठीक है। तो दैट इज पॉसिबल। अच्छा, अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है यहाँ पर, मैं आपको डिस्कस करूंगा कि इसमें आपने वही ग्लिसरॉल ही लिया, दैट सेम ग्लिसरॉल इज है, ग्लिसरॉल है, R1 है, R2 है, लेकिन देखिए R3 आपने हटा दिया, उसकी जगह आपने क्या किया, एक फॉस्फोरस जोड़ दिया, ठीक है। और फॉस्फोरस का अगर हाइड्रोजन वाला पार्ट निकाल दें, जैसे हम इस फॉस्फोरस का ये वाला हाइड्रोजन निकाल दें, आयनिक फॉर्म दे दें, तो उस पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर ये साथ में जोड़ा हुआ है कॉलीन, ठीक है ना, दिस इज कॉलीन, इसको हम कॉलीन बोलते हैं स्ट्रक्चर को, दिस इज कॉलीन। जैसे कि आपने सुना होगा फॉस्फेटिडाइल कॉलीन, ठीक है, या सुना होगा एसिटाइल कॉलीन, ठीक है ना। और क्योंकि फॉस्फेटिडाइल कॉलीन, ठीक है ना, फॉस्फेटिडाइल कॉलीन जो ये है, तो ये हुआ ना फॉस्फेटी, फॉस्फोरस, डायल, GYL, डायल मतलब दो फैटी असाइल चेन्स, R1 और R2, तो फॉस्फेटी डायल और साथ में लगा हुआ कॉलिन, तो बिकम्स फॉस्फेटिडाइल कॉलिन। इस कॉलिन की जगह पर अगर आइनिसोटॉल होता तो बोलते हैं उसको फॉस्फेटिडाइल आइनिसोटॉल, इथेनोलामाइन होता तो बोलते फॉस्फेटिडाइल इथेनोलामाइन, मतलब डिपेंडिंग ऑन द व्हाट काइंड ऑफ दिस एक्स स्ट्रक्चर इज देयर, उसको हम अलग अलग नाम देते हैं फॉस्फोलिपिड को। अच्छा, ये तो चीज क्लियर हो गई कि जो फॉस्फोरस और लिपिड है तो ये फॉस्फोलिपिड है। अब देखिए कुछ चीजें रिलेटेड है, जैसे कि मैं कुछ टर्मिनोलॉजी की बात करूं तो फॉस्फेटिडाइल कॉलिन यानी ये जिसको हम लेसिथिन बोल रहे हैं, फॉस्फोलिपिड बोल रहे हैं, ये हाईली कंसंट्रेटेड होता है बाइल जूस में। बाइल जूस का कंसंट्रेशन दोगे तो उसमें फॉस्फोलिपिड काफी सारा है, इसलिए हम बाइल को कॉल वर्ड से भी डिनोट करते हैं, CHOLE कॉल, ठीक है ना। जैसे कि एंजाइम है कॉल सिस्टोकाइनिन, ठीक है ना, कॉल सिस्टोकाइनिन एक सॉरी एंजाइम कह रहा हूँ, हार्मोन है जो कि कॉल बाइल रिलीज करने वाला कौन, बाइल डक्ट, ठीक है ना, बाइल डक्ट या लिवर को स्टिमुलेट कर रहा है या गॉल ब्लैडर को स्टिमुलेट कर रहा है ना, टू रिलीज द बाइल जूस, ठीक है ना। सिस्टिक डक्ट को स्टिमुलेट कर रहा है कि गॉल ब्लैडर डक्ट को कहते हैं सिस्टिक डक्ट, तो कॉल सिस्टोकाइनिन, क्लियर पॉइंट। तो एवरीथिंग इज रिलेटेड, सब टर्मिनोलॉजी की ही बात है। तो मैं जैसे बताया था कि ये फॉस्फोलिपिड है, और फॉस्फोलिपिड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि फॉस्फोलिपिड ही वो चीज़ है जो आपके पूरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिलेंगे। जैसे अगर हम, क्योंकि आप ड्रॉपर के स्टूडेंट्स हैं, आपको ओवरऑल पढ़ाया आपने थोड़ा, आपको मैं ये देखिए, ये आपके ये जो डायग्राम है, फॉस्फोलिपिड आर चीफ कंपोनेंट ऑफ योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आप क्या पढ़ते हो कि भाई बाइलिपिड लेयर है, और बाइलिपिड लेयर किस तरीके से है कि दोनों के जो हेड्स हैं बाहर की तरफ है, मतलब कि हेड जो है वो बाहर की तरफ है, मतलब कि एक हेड फेस करेगा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को और एक हेड फेस करेगा इंट्रा सेलुलर फ्लूइड को, ठीक है। एक सेल का अंदर वाले फ्लूइड को फेस करेगा और एक बाहर वाले को फेस करेगा, और बीच में टेल्स होंगी, ठीक है। यही स्ट्रक्चर आप पढ़ते हो कि आपके पास हेड दोनों तरफ है और देन बीच में क्या है, टेल्स हैं। तो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ फॉस्फोलिपिड, सॉरी बाइलिपिड लेयर। और इसका रीजन भी आप ये समझते हो क्योंकि अंदर भी पानी है और बाहर भी पानी है, और पानी के से इंटरेक्ट करने के लिए जैसे केमिस्ट्री का रूल है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, लाइक इंटरेक्ट्स विद लाइक, तो पोलर से पोलर इंटरेक्ट करता है, नॉन पोलर से नॉन पोलर इंटरेक्ट करता है। और आपको पता है कि वाटर में डाइपोल मूवमेंट है जिसकी वजह से वो पोलर है, ठीक है। तो वाटर पोलर है, और आपका ये जो हेड होता है फॉस्फोलिपिड का वो भी क्या होता है, पोलर होता है। तो दोनों पोलर मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं, उनमें दोस्ती रह सकती है, इसलिए दोनों तरफ तो लिपिड मेम्ब्रेन कैसे बनी है, दोनों तरफ पानी से इंटरेक्ट करने के लिए बनी है। और ऑफ कोर्स ये भी पता है आपको कि दुश्मन दुश्मन दोस्त होता है, तो दोनों जो हाइड्रोफोबिक चीजें हैं वो तो जो टेल भी हाइड्रोफोबिक है, दूसरी टेल भी हाइड्रोफोबिक है, दोनों पानी से डरते हैं, तो दोनों ही बीच में आके आपस में इंटरेक्ट कर लेते हैं। तो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर रहता है। अब कॉन्सेप्ट ये आता है कि आखिर हेड हेड जो है एक फॉस्फोलिपिड का वो पोलर क्यों है। अब हेड पोलर इसलिए है क्योंकि हेड ये है, आप स्ट्रक्चर देखिए, हेड फॉस्फोलिपिड का फॉस्फोरस वाला जो पार्ट है वो हेड में कंट्रीब्यूट कर रहा है, देखिए आप ध्यान से। तो क्योंकि वो हेड में कंट्रीब्यूट कर रहा है,
तो आप देख सकते हैं कि फॉस्फोरस इज चार्ज, जो फॉस्फेट आयन है वो चार्ज है। और ये चीज आपके लिए कुछ नहीं छोड़ना है कि फॉस्फेट आयन चार्ज है। आपका जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है वो भी तो नेगेटिवली चार्ज है। और वो नेगेटिवली चार्ज क्यों है? अगेन बिकॉज ऑफ फॉस्फोरस, बिकॉज न्यूक्लियोटाइड कंटेन फॉस्फेट आयन। इसलिए इसलिए और जितने फॉस्फेट आयन आते जाएंगे उतना ज्यादा चार्ज डीएनए को होता जाएगा। इसलिए जितनी लंबी चेन एक डीएनए की उतनी ज्यादा नेगेटिवली चार्ज। पता है ना आपको, डीएनए नेगेटिवली चार्ज, तभी हम उसके साथ पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन्स रखते हैं। तो यहाँ पे भी फॉस्फोरस है, वो कैसा आयन है, वो भी कैसा है, चार्ज है। और चार्ज की वजह से पोलर है, और वाटर भी पोलर है, इसलिए हेड वाटर की तरफ है। और टेल, अब वो पता है कि कार्बन की अगर मैं लंबी चेन बना दूं, लंबी सी चेन मान लूं CH3 CH3 CH3, जितनी चेन लंबी होती जाएगी, जितनी ज्यादा वो लंबी होती जाएगी, उतनी ज्यादा वो हाइड्रोफोबिक होती जाएगी। तो लेंथ ऑफ द चेन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द हाइड्रोफोबिसिटी ऑफ अ फैटी एसिड। अगर 16 कार्बन का एक फैटी एसिड है और एक 20 कार्बन का फैटी एसिड है और दोनों में डबल बॉन्ड कोई नहीं है, मतलब दोनों ही सैचुरेटेड हैं, तो उनमें हाइड्रोफोबिक 20 वाला ज्यादा होगा। ये कुछ बेसिक रूल्स ऑफ केमिस्ट्री है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको बायोकेमिस्ट्री समझनी है कि हमारे पास टेल हाइड्रोफोबिक और हेड हाइड्रोफिलिक है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द फॉस्फोरस ग्रुप। तो ये इंपॉर्टेंस है फॉस्फोलिपिड्स की, और आपको ये क्लियर होनी चाहिए एकदम, ठीक। उसके बाद आखिरी चीज जो मुझे आपको बतानी है, कुछ इंपॉर्टेंट फैटी एसिड्स जिनके बारे में आपको पता होने चाहिए। तीन, एक्चुअली 4 का नाम दिया हुआ है एनसीईआरटी में, और मैं आपको 5 बताऊंगा। आप वो 5 याद रख लीजिए, आपका काम चल जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहला वाला है पालमिक्टिक, है ना, पालमिक्टिक। आपको ये याद रखना है पालमिक्टिक क्या है, ठीक। पालमिक्टिक के बाद आपको पता होना चाहिए ऑलिक, अगला है लिनोलिक, और आखिरी वाला है लिनोलेनिक। ये 4 हो गए। और इसके अलावा एक आर्किडोनिक एसिड अभी बता दूंगा मैं आपको, ये भी 4 है। अब इन चारों में खास बात क्या है? पालमिक्टिक अभी आपको बताया 16 कार्बन का है, ऑलिक, लिनोलिक, लिनोलेनिक, तीनों के तीनों 18 कार्बन के, 18 कार्बन, इंक्लूडिंग COH को इंक्लूड करते हैं हम। इंक्लूडिंग दैट 18 कार्बन। डिफरेंस क्या है? ऑलिक में 1 डबल बॉन्ड, लिनोलिक में 2 डबल बॉन्ड, और लिनोलेनिक में 3 डबल बॉन्ड, ठीक है। तो 18 कार्बन 1 डबल बॉन्ड, 18 कार्बन 2 डबल बॉन्ड, एंड 18 कार्बन 3 डबल बॉन्ड्स। क्लियर पॉइंट? तो ऑलिक, लिनोलिक एंड लिनोलेनिक। अच्छा, अब इस ऑलिक, लिनोलिक, लिनोलेनिक में ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है कि अगेन लिनोलिक और लिनोलेनिक, मतलब कि 18 विद 2 डबल बॉन्ड्स एंड 18 विद 3 डबल बॉन्ड्स, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि दीज आर दी एसेंशियल फैटी एसिड्स। एसेंशियल और नॉन एसेंशियल का कॉन्सेप्ट आप जानते हैं, आपने अमीनो एसिड्स में पढ़ा है कि वो फैटी एसिड्स जो हम बॉडी में नहीं बना सकते किसी भी तरीके से, उसको हम बोलते हैं एसेंशियल, क्योंकि वो डाइट में एसेंशियल है। यहाँ पर एक्चुअली लोग एसेंशियल नॉन एसेंशियल बोलते हैं। इसके आगे वर्ड हम डाइट लगा दें तो सब चीज क्लियर हो जाएगी। तो डाइटरी एसेंशियल एंड डाइटरी नॉन एसेंशियल, तो जो बॉडी में नहीं बन सकते वो डाइट में जरूरी है, इसलिए बिकम्स डाइटरी एसेंशियल। और इनको बड़े प्यार से हम, जैसे हम लिनोलिक एसिड को बड़े प्यार से ओमेगा 6 भी बोलते हैं, और लिनोलेनिक एसिड में इसको हम ओमेगा 3 भी बोलते हैं। और आपने सुना होगा, कई जगह सुना होगा कि आप ये वाला प्रोडक्ट खाइए, आप वो वाला प्रोडक्ट खाइए, प्रोडक्ट्स की ऐड आती है ना, कि इसमें ओमेगा 3 है, ओमेगा 6 है ना। और फिश लिवर ऑयल खाइए, आती है ना, उसमें ओमेगा 3 है, ओमेगा 6 है। हाँ, इसकी कैप्सूल्स तो भी आती है कहने ना का सर, मतलब, ओमेगा 3 ओमेगा 6। हाँ वही तो, लोग क्यों ओमेगा 3 ओमेगा 6 खा रहे हैं, क्यों नहीं बाकी चीजों को पहले फोकस कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि बाकी फैटी एसिड्स बॉडी में डिराइव हो सकते हैं, लेकिन ओमेगा 3 और ओमेगा 6 वो हैं जो बॉडी में नहीं बन सकते, तो दे बिकम द एसेंशियल फैटी एसिड्स। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि नाम तो इसमें 3 दिए हैं, मैं तो सिर्फ 2 ही की बात कर रहा हूँ। तीसरा वाला है आर्किडोनिक एसिड, जो 20 कार्बन का है विथ 4 डबल बॉन्ड्स। अच्छा, इसका जिक्र एनसीईआरटी में शायद नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे अदर लिपिड डेरिवेटिव्स बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे आपने रिप्रोडक्शन का चैप्टर में पढ़ा है प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है ना, सेमिनल वेसिकल रिलीज करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स। और और ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है, ये हार्मोन लाइक लिपिड्स है, मतलब लिपिड कैन आल्सो एक्ट लाइक हार्मोन्स, ठीक है ना। फिर WBC के सिंथेसिस के लिए ये, सॉरी, ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए, ठीक है ना, आपको पता है थ्रोम्बोसाइट्स रिलीज करते हैं
थ्रोम्बोक्सिन्स जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, वो भी आर्किडोनिक एसिड से ही क्या हुआ है, डिराइव हुआ है। तो आर्किडोनिक एसिड बहुत सारे हमारी बॉडी में जो केमिकल्स हैं, ठीक है, जो अलग अलग फंक्शन कर रहे हैं, हार्मोन लाइक केमिकल्स हैं लिपिड के वाले, उनको बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन, थ्रोम्बोक्सिन्स, ल्यूकोट्रीन्स जो डब्ल्यूबीसी के सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो बहुत सारे हैं जो जिनका जिनका प्रीकर्सर कौन है, आर्किडोनिक एसिड। इसलिए आर्किडोनिक एसिड क्या हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट ये होता है, अब मैंने इसको यहाँ क्यों लिखा हुआ है, यहाँ इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये सेमी एसेंशियल है। देखिए सेमी एसेंशियल और एसेंशियल में डिफरेंस समझ लीजिए। सेमी एसेंशियल एंड एसेंशियल में क्या फर्क होता है कि वो वाले फैटी एसिड्स जो एसेंशियल से डिराइव हो जाएंगे उनको हम बोल देते हैं सेमी एसेंशियल। मतलब अगर आपकी बॉडी में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 की कमी नहीं है तो हम उससे आर्किडोनिक एसिड बना सकते हैं, ठीक है। तो ओमेगा 3 और ओमेगा 6 अगर है तो फिर वो कैसा हो गया, नॉन एसेंशियल, कौन, आर्किडोनिक एसिड। और अगर आपको ओमेगा 3 ओमेगा 6 ही आपकी बॉडी में कम है, ठीक है, तो फिर आर्किडोनिक एसिड क्या हो गया, एसेंशियल हो गया। तो जो डिपेंडेंट होते हैं एसेंशियल के ऊपर, एसेंशियल होगा तो उनकी कमी पूरी हो जाएगी, एसेंशियल नहीं होगा तो उनकी कमी भी पूरी नहीं होगी। ऐसे को हम बोलते हैं सेमी एसेंशियल। मतलब एसेंशियल नहीं है लेकिन अगर एसेंशियल वाले पूरे कर लें हम तो फिर ये हमारे लिए, हम इसको इजीली बना पाएंगे। तो इसलिए कई लोग इसको एसेंशियल में रखते हैं, कई लोग नॉन एसेंशियल में रखते हैं। मैं आपको बोल दिया कि दे आर एक्चुअली सेमी एसेंशियल। दैट इज फॉर यू आर्किडोनिक एसिड, ठीक है। ये भी एक तरीके से ओमेगा 6 ही है। अब आप पूछेंगे ओमेगा क्या है, तो ये आपके केमिस्ट्री से रिलेटेड है। जब हम डबल बॉन्ड्स को आखिरी वाली नंबर से काउंट करना शुरू करते हैं तो किस कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है उससे नाम देते हैं। जैसे ओमेगा 6 का मतलब एक्चुअली क्या है कि आखिरी में से छठी पोजीशन पे, मतलब कि 20 में से 6 पे आओ तो 14th अमाइनो एसिड, सॉरी 14th कार्बन के ऊपर जो है वो डबल बॉन्ड है, पहला डबल बॉन्ड। खैर उन सबकी डिटेल्स में नहीं जाते, दैट इज केमिस्ट्री, और हमारा यहाँ पे केमिस्ट्री से उतना लेना देना नहीं है। हमें तो बस मोटा मोटा याद रखना है कि भाई जो फैटी एसिड दिए हैं एनसीईआरटी में उनके नंबर पता होने चाहिए कि भैया लिनोलिक जो है 18 कार्बन का है विद 2 डबल बॉन्ड, और लिनोलेनिक 18 कार्बन का है विद 3 डबल बॉन्ड। क्वेश्चन आएगा तो हम तो मार्क करके आ जाएंगे, हमारा अपना ही काम है। और दोनों ही क्या है, एसेंशियल है। आखिरी चीज, सॉरी सेकेंड लास्ट चीज जो मुझे आपसे डिस्कस करनी है, क्वेश्चन इस पर भी आता है कभी कभी, बहुत छोटी सी चीज है कि द डिफरेंस बिटवीन दिस फैट्स एंड ऑयल। अब ट्राई एथाइल ग्लिसराइड्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है फैट और एक होता है ऑयल। अब फैट क्या है और ऑयल क्या है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जो लोअर टेम्परेचर पे सॉलिड रहे, ठीक है, जैसे आपका घी हो गया, ठीक है ना, वो आपके फैट में आ जाएगा। और जो लोअर टेम्परेचर पे लिक्विड रहे, मतलब जिसकी लिक्विडिटी ज्यादा हो, वो आपका ऑयल हो जाएगा। मतलब जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, मतलब जिसको मेल्ट करने के लिए गर्म करना पड़ेगा, जैसे घी मेल्टिंग पॉइंट हाई वाला, वो आपका फैट हो गया, ठीक है। और जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो है वो आपका क्या हो गया, वो आपका ऑयल हो गया, कि कम टेम्परेचर पे भी वो लिक्विड जैसा है, ठीक है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें ये रिलेटेड है, इसी से रिलेटेड है कि कौन से वाले वो लिपिड्स हैं, ठीक है, जो बॉडी के लिए अच्छे हैं, बॉडी के लिए बेटर है। तो आपको ये भी आइडिया होना चाहिए कि लिपिड्स आर 2 टाइप्स, द हाई डेंसिटी लिपिड्स एंड लो डेंसिटी लिपिड्स। आपकी बॉडी में हाई डेंसिटी लिपिड्स हाई होने चाहिए, लो डेंसिटी लिपिड्स लो होने चाहिए। मतलब सिंपल है, हाई डेंसिटी लिपिड्स हाई, लो डेंसिटी लिपिड्स लो होने चाहिए। उल्टा जब हो जाता है कि लो डेंसिटी लिपिड्स ज्यादा हो जाते हैं और हाई डेंसिटी लिपिड्स कम हो जाते हैं, तो वो डिपॉजिट होते हैं और हमें डिसऑर्डर्स कॉज करते हैं। जैसे कौन सा वाला, आर्थरोस्क्लेरोसिस। मतलब आपकी आर्टरी के अंदर वो डिपॉजिट हो जाएंगे, उसका ल्यूमन छोटा कर देंगे। ल्यूमन छोटा करने की वजह से जो ब्लड है वो ऑर्गन्स तक कम जाएगा, जिसको हम बोलते हैं इकीमिया। तो ऑर्गन्स तक ब्लड कम जाएगा, आपको हो जाएगा इकीमिया। अब फिर क्या होगा, आपके हार्ट में भी ब्लड कम पहुंचेगा, तो स्लोली ग्रेजुअली आपका हार्ट डैमेज हो सकता है ना, हार्ट अटैक आ सकता है, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें, ठीक है। तो लो डेंसिटी लिपिड्स आपकी बॉडी के लिए अच्छे नहीं है, ठीक है। लेकिन पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, मतलब पॉली मैनी जगह, अनसैचुरेटेड कई जगह पर डबल बॉन्ड वाले फैटी एसिड्स, ठीक है, जैसे कौन, यही ओमेगा 3 ओमेगा 6, लिनोलेनिक, है ना, और लिनोलिक, ये बॉडी के लिए कैसे अच्छे हैं, ठीक है ना। ये आपने अगेन, मैं क्योंकि आप हर जगह से चीजें सुनते हो, तो आपने अगर सुना हो तो
जैसे सनफ्लावर ऑयल, सफोला ऑयल, ठीक है ना, उसकी एड भी आती थी कि हेल्दी ऑयल फॉर हेल्दी पीपल। तो हेल्दी ऑयल इज नॉट हेल्दी, you can say that कि yes it is better than other oils because it has high concentration of polyunsaturated fatty acid, जैसे सफोला ऑयल, सफोला एज अ फ्लावर, एंड सनफ्लावर ऑयल, सनफ्लावर आप जानते हैं फ्लावर, उनसे derived oils are rich in omega 3 and omega 6। खैर तो पप्स बोलते हैं इनको शॉर्ट पे, तो polyunsaturated fatty acids या फैट्स, दोज आर गुड फॉर योर हार्ट बिकॉज वो डिपॉजिट नहीं होते और डिपोजिशन को भी डिग्रेड करते हैं, बाय रिसर्च इट्स नोन। खैर उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक आखिरी डायग्राम है कोलेस्ट्रॉल का। और कोलेस्ट्रॉल का बहुत सिंपल मत समझिएगा, कोलेस्ट्रॉल आपने ना हमेशा नेगेटिव भी सुना है, ठीक है ना, कि कोलेस्ट्रॉल बड़ी खराब चीज है, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ना चाहिए। तो कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ना चाहिए, बड़ी खराब चीज है, वो सारी बातें जो की जाती है दैट इज ऑल अबाउट दी लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल। हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल की हम बात नहीं करते, ठीक है ना। लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल बॉडी के लिए खराब है, हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल बॉडी के लिए बुरा नहीं है। तो देयर इज आल्सो गुड कोलेस्ट्रॉल एंड बैड कोलेस्ट्रॉल। तो बैड कोलेस्ट्रॉल इज लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल एंड गुड कोलेस्ट्रॉल इज हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल। एंड कोलेस्ट्रॉल इंपॉर्टेंट है, कोलेस्ट्रॉल आपकी लिपिड की मेम्ब्रेन में, अब कोलेस्ट्रॉल चाहिए, यू नीड कोलेस्ट्रॉल राइट, बिकॉज आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जगह जगह कोलेस्ट्रॉल है। और क्या कर रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल, उसकी फ्लूइडिटी मेंटेन कर रहा है। मतलब कोलेस्ट्रॉल इतना इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हूँ कोलेस्ट्रॉल की क्या इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंस है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। जब ठंड ज्यादा होती है आपका लिपिड जमने लगता है ना, ऑयल्स जमने लगते हैं। अब उसकी लिक्विडिटी मेंटेन कर रहा है कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, तो वो उसको ज्यादा ठंड में जमने नहीं देता, ठीक है, आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। और ज्यादा गर्मी में उनको बाइंड करके रखता है, उन्हें फैलने नहीं देता। मतलब उसकी एक फ्लूइडिटी का ना एक रेंज है ना, विस्कोसिटी का रेंज है, उसको मेंटेन करके रख रहा है कौन, कोलेस्ट्रॉल। ना ज्यादा फ्लूइड होने दे रहा है, ना ज्यादा सॉलिड होने दे रहा है। तो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट अबाउट कोलेस्ट्रॉल। और कोलेस्ट्रॉल इज अ डेरिवेटिव ऑफ मेनी इंपॉर्टेंट थिंग्स, जैसे वाइटामिन। ये होता है ना कि स्किन में डाईहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है ना। अब ये डाईहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल आपके स्किन के सेल्स में होता है, ठीक है ना, मेलानोसाइट्स में, आपके स्किन कैपिडर्मिस में, ठीक है, रहता है डर्मिस में, है ना। उसके बाद जब सन की रेज आती हैं, यूवी रेज आती हैं, तो ये डाईहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल कन्वर्ट्स इनटू विटामिन D2, ठीक है, फिर आपके लिवर में जाता है, वहां स्टोर रहता है, फिर अल्टीमेटली किडनी में से रिलीज होता है, मतलब लिवर से किडनी पहुंचा, वहां एक्टिवेट हुआ टू फॉर्म कैल्सिट्रायोल, दैट इज एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन D3। तो कहने का मतलब ये है कि ये विटामिन डी का भी क्या है, प्रीकर्सर है उसके फॉर्मेशन का, कोलेस्ट्रॉल। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पर जो आपको मैं और बताना चाहूंगा कि ये जो आप 4 रिंग देख रहे हो, ये 4 रिंग्स बहुत सिंपल है, 3 हेक्सागोनल और 1 पेंटागोनल। तो अगर आप कैलकुलेट करें तो कोई मुझे बता सकता है इन 4 रिंग्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे? 3 हेक्सागोनल, 1 पेंटागोनल है। हाउ मेनी कार्बन वुड बी देयर इन दिस रिंग? आप लोग को आवाज आ रही है मेरी? स्टूडेंट्स आपको मेरी आवाज आ रही है? मैंने कुछ पूछा आप लोगों से, सपोज। यस सर, आ रही है, आ रही है सर, आ हाँ रही तो है अब आवाज। आप बता सकते, हाँ तो सर 17 कार्बन। हाँ 17 होंगे। और वेरी गुड। तो सिंपल कैलकुलेशन है, आप या तो काउंट कर सकते हैं, सिंपल है। 3 6 वाली है तो 6 6 6 18, एक 5 वाली है तो 18 और 5 23 23। और क्योंकि हमने 1 2 3 जगह पर डबल डबल काउंटिंग करी है क्योंकि जुड़े हुए हैं, तो 6 को हम माइनस कर देंगे क्योंकि 6 एक्स्ट्रा काउंट किए हैं। तो 23 माइनस 6 दैट इज 17। अच्छा ये 17 बड़े इंपॉर्टेंट है। 17 कार्बन का ये जो आप चारों रिंग्स देख रहे हो, इसको हम स्टेरॉइड न्यूक्लियस बोलते हैं, स्टेरॉइड न्यूक्लियस। और ये कॉमन है हर एक स्टेरॉइड के लिए। जैसे मैं आपको बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है, आप देखिए यहाँ पे ये डायग्राम देखिए, यहाँ पे आपने सारे नाम सुने हुए हैं, जैसे कॉर्टिसोल, कॉर्टिकोस्टेरॉन, दोनों हार्मोन्स हैं
ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को कंट्रोल करते हैं और कहाँ से रिलीज होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये भी स्टेरॉइड है। फिर अगला देखिए एल्डोस्टेरॉन, ये भी एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज हो रहा है एल्डोस्टेरॉन, सोडियम पोटेशियम कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है बॉडी के अंदर, ये भी क्या है, स्टेरॉइड है। प्रोजेस्टेरॉन, द फीमेल हार्मोन जो एंडोमेट्रियम को मेंटेन रखता है। एस्ट्राडायोल, द मोस्ट कॉमन एस्ट्रोजन, ठीक है ना, तो जो मोस्ट कॉमन एस्ट्रोजन है क्या है, एस्ट्राडायोल, फीमेल सेक्स हार्मोन, इवन द मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारे के सारे जितने स्टेरॉन्स हैं, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन, कॉर्टिकोस्टेरॉन, जहाँ स्टीरोस्टेरो वर्ड आ रहा है, इन सब में कॉमन क्या है, द स्टेरॉइड न्यूक्लियस। और ये सब कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल से डिराइव्ड है, उसी फॉर्म में डिराइव होते हैं। अच्छा, सब में फर्क क्या है, फर्क अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप सब ध्यान से देखिए, फर्क सिर्फ इसमें सब में कहीं ना कहीं किसका है, या तो इस OH और O का है, ठीक है ना, जहाँ पे O लगा हुआ है दैट इज ओन, ओ एक एसिड है ना, तो दैट बिकम्स काइंड ऑफ कीटोन। तो टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरॉन, और जहाँ OH है दैट इज ऑल, एस्ट्राडायोल, है ना, उस तरीके से कॉर्टिसोल। खैर, तो मतलब सब में फर्क किसका है, साइड चेंज का डिफरेंस है, बाकी सारा का सारा क्या रहा है, सेम ही है। तो मतलब ये सब इंटर कन्वर्टेबल भी होते हैं, आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। स्पेसिफिकली कौन, टेस्टोस्टेरॉन और एस्ट्रोजन आपस में कैसे हैं, इंटर कन्वर्टेबल हैं। और इंटर कन्वर्टेबल भी टेस्टोस्टेरॉन से एस्ट्रोजन होता है, मतलब कि रिवर्स नहीं होता। ये भी आपको बताना चाहिए कि हम इस ऑर्डर में बात करते हैं कि इंटर कन्वर्टेबल है, लेकिन टेस्टोस्टेरॉन जो है हाई अमाउंट में होगा और यूज नहीं होगा अगर बॉडी में, तो फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा एस्ट्रोजन में। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि वो मेल्स जो बॉडी बिल्डिंग के लिए, मसल डेवलपमेंट के लिए टेस्टोस्टेरॉन यूज करते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स टेस्टोस्टेरॉन है भाई, मसल डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो मसल डेवलपमेंट में हेल्प करता है, तो कई लोग शॉर्ट्स देते हैं टेस्टोस्टेरॉन के फॉर बॉडी बिल्डिंग। और अगर आपने उसको ठीक से इस्तेमाल नहीं किया, मतलब उतना फोर्स नहीं लगाया, उतनी बॉडी बिल्डिंग नहीं करी और बीच में छोड़ दिया हफ्ते 2 हफ्ते, महीने 4 महीने, और तो वो टेस्टोस्टेरॉन नेगेटिव इम्पैक्ट भी शो करेगा, कन्वर्ट हो जाएगा एस्ट्रोजन में, और विल रादर देन गिविंग यू अ मास्कुलिन लुक विच यू वांटेड, वो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। यू विल morphologically you will be more female like because of fatty tissue deposition and even condition known as gynecomastia। तो क्या है, मतलब ये है कि ये दोनों आपस में इंटरकन्वर्टेबल है, क्योंकि ये सब का स्ट्रक्चर कैसा है, सेम ही है। सो दैट्स ऑल अबाउट द लिपिड्स जो मुझे आपको बताना था, और ये सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड है बाकी चैप्टर से, आपको उन्हीं के कॉन्टेक्स्ट में याद रखना है। और ये भी याद रखना है 17 कार्बन होते हैं कोलेस्ट्रॉल के स्टेरॉइड न्यूक्लियस में, कोई पूछता तो बताना चाहिए। So I suppose that's all about the lipids। किसी को कोई डाउट है लिपिड्स के रिगार्डिंग में पूछ ले, फिर वरना हम आगे बढ़ेंगे विद कार्बोहाइड्रेट्स थोड़ा सा। कोई डाउट है किसी को, आगे बात करें। यस सर, आगे बात करते हैं। ओके, तो Yes sir, yes आगे बात sir. करते हैं। तो आगे बात कर रहे हैं हम शुगर्स की, कार्बोहाइड्रेट की। अब मैं ज़रा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज सब केमिस्ट्री का से रिलेटेड हमें पढ़ाई है। तो आपको पता है कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, ये ग्लूकोज, माल्टोस, है ना। तो आपको ये पता है कि कार्बोहाइड्रेट्स 2 तरीके के होते हैं, एल्डोसिस एंड कीटोसिस, जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप है वो एल्डोस, जिसमें कीटोन ग्रुप है वो कीटोस। खैर, अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल ग्लूकोज इज एन एल्डोस, फ्रक्टोस इज अ कीटोस। अच्छा, इसके अलावा आपको बताना चाहिए मोनोसैकेराइड्स हैं, डाइसैकेराइड्स हैं। अब सिंपल सा हम एक सीधा सीधा क्वेश्चन की बात करते हैं कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोस, ये जितने यूनिट्स हैं ये सब क्या हो जाते हैं, मोनोसैकेराइड्स। और कुछ डाइसैकेराइड्स जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये है माल्टोस, ये एज अ डाइसैकेराइड इंपॉर्टेंट है, क्यों, बिकॉज इट इज जनरली फाउंड इन बेस, कॉमनली फाउंड, ठीक है। अच्छा, माल्टोस इज नथिंग बट ग्लूकोज एंड ग्लूकोज, ग्लूकोज को ग्लूकोज से जोड़ दिया तो माल्टोस बन गया। अब कॉन्सेप्ट नंबर 1, किसी भी दो शुगर को जोड़ोगे तो ऑफ कोर्स जोड़ते वक्त वाटर निकलेगा, ठीक है, बॉन्ड बनेगा, ठीक है, और उसे हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं, इट इज अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और ऑक्सीजन बीच में शेयर होता है, ठीक है ना। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का नाम है, और दूसरा वाटर जो है वो निकल जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना।
तो दो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट एक माल्टोस से ज्यादा होता है। ठीक है, मतलब दो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट एक माल्टोस से ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा? पर मोल 100, सॉरी, पर मोल 18 ग्राम। ठीक है, क्योंकि वाटर 18 ग्राम का होता है पर मोल। खैर, तो ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कि माल्टोस जुड़ा। अच्छा, ये भी बहुत जरूरी है कि कार्बोहाइड्रेट्स में ना अगर आप लिंकेजेस बदल दोगे तो नाम बदलते हैं। आपको पता है कि ग्लूकोज ग्लूकोज से तो जुड़ा, लेकिन अगर फर्स्ट कार्बन फोर्थ से जुड़ा, ठीक है, और दोनों ही ग्लूकोज अल्फा ग्लूकोसेज हैं, तो फिर हम माल्टोस बोलेंगे। लेकिन वही अगर माल्टोस की जगह पर दोनों ही अल्फा है और बाई चांस वो जुड़ गया वन से वन, मतलब इसका भी फर्स्ट कार्बन और इसका भी क्या फर्स्ट कार्बन लेट से, तो फिर वो माल्टोस नहीं कहलाएगा, फिर वो कहलाएगा ट्री हेलोस। ट्री हेलोस कहलाएगा वो। और ट्री हेलोस जो है वो इंसेक्ट्स की ब्लड में रहता है, हेमोलिम्फ में रहता है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि शुगर की लिंकेज बहुत इंपॉर्टेंट है। लिंकेज आप नहीं चेंज कर सकते। तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज माल्टोस नहीं है, अल्फा ग्लूकोज प्लस अल्फा ग्लूकोज विद 1 to 4 linkage is maltose. Again, अल्फा ग्लूकोज 1 to 4 linkage is maltose. ये है माल्टोस। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद औरों की बात करते हैं। और जो इंपॉर्टेंट है ये आपको यहाँ डायग्राम में दिया हुआ है। ऊपर आप देख रहे हो बीटा लैक्टोस है। ठीक है ना, इट्स बीटा लैक्टोस। ठीक है, और बीटा लैक्टोस में क्या है? अगेन एक ग्लूकोज है। इधर देखो यहाँ बोला हुआ है गैलेक्टोपार्नोसॉल। गैलेक्टोपार्नोसॉल ऐसा क्यों बोल रहे हैं? पता है आपको कि पार्नोस फॉर्म में ये कार्बन लिया हुआ है। ठीक है, हमने फ्यूरनोस फॉर्म में नहीं लिया, पार्नोस फॉर्म में लिया, तो पार्नोसॉल वहां से लगा दिया। तो गैलेक्टो मतलब गैलेक्टोस। ठीक है ना, और लिंकेज कौन सी है? अगेन अल्फा 1 4 है। तो लैक्टोस यानी जो मिल्क शुगर है वो भी जो है डाइसैकेराइड है, उसमें एक गैलेक्टोस है और दूसरा ग्लूकोज है। अब समझने वाली कॉन्सेप्चुअल बात यह है, क्योंकि आपको एम्स का एग्जाम भी देना है, तो छोटी छोटी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। नीट में तो चलो आपको बस पता होना चाहिए कि लैक्टोस ग्लूकोज गैलेक्टोस से बना है, लेकिन पॉइंट ये है कि अब क्योंकि एम्स भी कंबाइंड से हो रहा है, ठीक है, तो कॉन्सेप्चुअल हमें थोड़ा सा और आइडिया होना चाहिए एनसीईआरटी बेस्ड ही, कि 1 4 में 1 जो है वो गैलेक्टोस है और 4 जो है वो ग्लूकोज है। मतलब अगर आप इसे उल्टा कर देंगे, ग्लूकोज को कर देंगे 4 और गैलेक्टोस को कर देंगे 1, तो फिर वो लैक्टोस नहीं होगा। तो गैलेक्टोस का 1 है और 4 है किसका? ग्लूकोज का, तभी लैक्टोस बनेगा गैलेक्टोस और ग्लूकोज को मिला के। माल्टोस मैंने आपको पहले बता दिया कि दोनों ही ग्लूकोज हैं, एक का 1 है एक का 4 है, फर्स्ट कार्बन विद फोर्थ कार्बन। एंड सुक्रोस में ग्लूकोज है और फ्रक्टोज है, और दोनों में क्या क्या डिफरेंस है? ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन, फ्रक्टोज का सेकेंड कार्बन। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ग्लूकोज अल्फा फॉर्म में होगा और फ्रक्टोज बीटा फॉर्म में होगा। ठीक है, तो ही हम उसको सुक्रोज बोलेंगे। तो सुक्रोज में अल्फा 1 to बीटा लिंकेज है, अल्फा 1 to बीटा। और सेलोबायोस, ये एक्चुअली सेलोबायोस क्यों इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं, कि देखो आपने जब स्टार्च को तोड़ा है ना, स्टार्च में क्या किया आपने स्टार्च तोड़ने गए और दो दो शुगर के मॉलिक्यूल को छोड़ छोड़ के तोड़ता गया। मतलब एक लैक्टोसिडिक बॉन्ड तोड़ा, फिर एक छोड़ दिया, फिर अगला तोड़ा, फिर एक छोड़ दिया, फिर अगला तोड़ा। अगर स्टार्च को आपने ऐसे ब्रेक किया तो आपको स्टार्च में से माल्टोस मिलेगा, है ना, क्योंकि स्टार्च इज ग्लूकोज का लिंकेज, अल्फा 1 4 का लिंकेज। तो आप एक बॉन्ड तोड़ा, एक छोड़ा, एक तोड़ा, एक छोड़ा, माल्ट स्टार्च को ऐसे तोड़ा तो आपको माल्टोस मिला। अगर यही काम आपने सेलुलोज के लिए किया तो एक तोड़ा, एक छोड़ा, एक तोड़ा, एक छोड़ा, तो इस तरीके से आपने सेलुलोज को अगर तोड़ा तो आपको सेलोबायोस मिलेगा। ठीक है, तो तरीका वही है तोड़ने का, लेकिन सबस्ट्रेट अलग है, और तो सबस्ट्रेट अलग है और प्रोडक्ट अलग है। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रेकडाउन सेम, तो दैट इज सेलोबायोस। तो ये 4 मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया, आपको याद रखने हैं। क्यों? दूसरी वजह इसको याद रखने की, चैप्टर डाइजेशन। डाइजेशन में आप पढ़ते हैं कि सकस एंटेरिकस, दैट इज द जूस ऑफ इंटेस्टाइन, है ना, इंटेस्टाइनल जूस, उसमें तीनों एंजाइम्स होते हैं। इनको ब्रेक करने के लिए, लैक्टोज को ब्रेक करने के लिए लैक्टेस, माल्टोज को ब्रेक करने के लिए माल्टेस, एंड सुक्रोज को ब्रेक करने के लिए सुक्रेस। और प्रोडक्ट्स पता है आपको क्या मिलते हैं? जब लैक्टेस ब्रेक करता है तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलता है, माल्टेस ब्रेक करता है तो ग्लूकोज ग्लूकोज मिलता है, और सुक्रेस जब ब्रेक करता है तो
आपको ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज मिलता है। तो तीन जो मेजर मोनोसेक्राइड्स आपको मिलते हैं, ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज। So that is all important about the disaccharides. पॉलीसेक्राइड्स पे करते हैं, थोड़ा सा आइडिया लेते हैं। एक ही बता रहा हूँ, इसी में आपको सारे तीनों एक्सप्लेन कर दूंगा जो को पढ़ने हैं। वन इज स्टार्च, सेलुलोस एंड ग्लाइकोजन। तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, इसमें ऊपर लिखा है अमाइलोस और ऊपर लिखा है अमाइलोस और नीचे लिखा है अमाइलोपेक्टिन। अब दोनों ही स्टार्च हैं। स्टार्च की दो फॉर्म्स रहती हैं, ठीक है। एक ब्रांच फॉर्म जिसको हम अमाइलोपेक्टिन बोलते हैं, ना याद रहे तो इस तरीके से याद कर लो कि जो बोलने में लंबा है, अमाइलोपेक्टिन। तो बहुत सारा है, ब्रांच है, और छोटा सा है अमाइलोस, वो आपका अनब्रांच है, ठीक है। तो दोनों ही फॉर्म्स आपको मिलेंगे स्टार्च में, ठीक है। और जो अमाइलोस है उसमें पता है वो लिंकेज है अल्फा 1,4, वही माल्टोस वाली। तो अमाइलोस को ब्रेक करते हैं तो आपको माल्टोस मिलता है। और अब इसके साथ मैं ऐसी बहुत सारी चेन्स जोड़ दूं तो फिर वो बन जाएगा अमाइलोपेक्टिन। और ब्रांच पे जो लिंकेज रहेगी, जिस जिस ब्रांच पॉइंट से वो जुड़ेगा, वो लिंकेज अल्फा 1,6 रहेगी, ठीक है। अल्फा 1,6 ब्रांच पॉइंट पे और नॉर्मली अल्फा 1,4। या फिर ब्रांच पॉइंट पे अल्फा 1,6 है, ब्रांच के अंदर जितने ग्लूकोज होंगे उनका वही लिंकेज होगा, अल्फा 1,4 ही होगा, ठीक है। मतलब ब्रांच के अंदर सारा अल्फा 1,4 ही है, बस ब्रांच पॉइंट पे क्या है, अल्फा 1,6। तो इतना सा कॉन्सेप्ट है ये स्टार्च के बारे में। बाकी आपको पता है कि स्टार्च जो है वो स्टोरेज पॉलीसैकेराइड है। पॉलीसैकेराइड कैन बी क्लासिफाइड एज स्टोरेज एंड एक होता है स्टोरेज और एक होता है स्ट्रक्चरल। तो स्टार्च स्टोरेज है, स्टोर करता है। सेलुलोस स्ट्रक्चरल है ना। और पेप्टाइडोग्लाइकन स्ट्रक्चरल है। काइटिन स्ट्रक्चरल है। ग्लाइकोजन स्टोरेज है। तो स्टार्च भी स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है, किसका, प्लांट्स का, हमारा नहीं है, ठीक है ना। ओके, यही डिफरेंस है स्टार्च और ग्लाइकोजन के अंदर, ठीक है। एक तो डिफरेंस हो गया कि स्टार्च प्लांट्स का और ग्लाइकोजन हमारा एनिमल्स का स्टोरेज पॉलीसेकेराइड। बाकी दोनों में स्ट्रक्चर में सिमिलैरिटी है, बस ग्लाइकोजन में ना ये अमाइलो क्या कहते हैं उसको, उसमें अगर हम ग्लाइकोजन की बात करें तो स्ट्रक्चर भी सेम है कि एक सिंगल लाइन और फिर ब्रांच फॉर्म उसमें जनरली मिलती है। उसमें लीनियर फॉर्म नहीं मिलेगी आपको सिर्फ ब्रांच फॉर्म मिलेगी। मतलब कि आप अमाइलोपेक्टिन को देख लीजिए, स्ट्रक्चर यही स्ट्रक्चर किसका है, ग्लाइकोजन का भी है। तो ग्लाइकोजन इज नॉट डिफरेंट मेजरली इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर है शुगर का। टर्शरी में फर्क है, उसका ओवरऑल स्ट्रक्चर में फर्क है, लेकिन ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर पे ग्लाइकोजन और स्टार्च में कोई फर्क नहीं है। अच्छा, फिजियोलॉजिकल फंक्शन में थोड़ा डिफरेंस है। जब हम बात करते हैं इसकी आयोडीन की, तो पता है आपको कि बचपन से आप छोटे बच्चों से क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो कि आपने आयोडीन ड्रॉप डाली स्टार्च के ऊपर तो वो ब्लू ब्लैक हो जाएगा, ठीक है ना। और ये जिसको नहीं पता बताता हूँ, ग्लाइकोजन पे अगर आपने वही आयोडीन की ड्रॉप डाली तो वो रेड कलर देगा। तो ग्लाइकोजन देता है रेड कलर और स्टार्च देता है ब्लू ब्लैक कलर। तो ये डिफरेंस है बिटवीन द स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। और सेलुलोस कैसे अलग है, सेलुलोस दोनों से अलग है, क्यों, पहले तो अनब्रांच्ड है, सेलुलोस ब्रांच नहीं होता, सेलुलोस अनब्रांच्ड होता है, ठीक है। दूसरा, उसमें अल्फा ग्लूकोज की जगह बीटा ग्लूकोज है, ठीक है। बाकी लिंकेज सेम है 1,4, लिंकेज सेम 1,4, लेकिन जो ग्लूकोज है वो कैसा है, बीटा ग्लूकोज है। तीसरा, वो स्टोरेज ना होके स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है, वो स्ट्रक्चर बनाता है, मतलब सेल वॉल वगैरह बनाता है, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस है बिटवीन सेलुलोस, ग्लाइकोजन एंड स्टार्च। कंपैरेटिव स्टडी भी मैंने यहाँ पे आपके लिए एक रखी हुई है, इन केस कोई क्वेश्चन आता है तो यू शुड बी। ये है कंपैरेटिव स्टडी, दोनों का सबका सोर्स दे रखा है। सेलुलोस का सोर्स दे रखा है, अमाइलोस का, अमाइलोपेक्टिन का, ग्लाइकोजन का सब यूनिट दे रखे हैं, इसका बीटा है। बाकी तीनों का या बाकी दोनों का, स्टार्च और ग्लाइकोजन का अल्फा है। बॉन्ड्स दे रखे हैं, सबका 1,4 है। अमाइलोस क्योंकि अनब्रांच तो 1,4 है, बाकी स्टार्च में, अमाइलोपेक्टिन में 1,4, 1,6 और ग्लाइकोजन में 1,4, 1,6। ब्रांचेस सिर्फ इसमें नहीं है, सेलुलोस में नहीं है। स्टार्च में हम ब्रांच बोलते हैं। अगर कोई पूछेगा ना आपसे कि स्टार्च ब्रांच है अनब्रांच है, आप बोलोगे वो ब्रांच है, ठीक है ना। स्पेसिफिकली पूछता है अमाइलोस तो फिर आप बोलोगे अनब्रांच है, ये याद रखना। क्लियर पॉइंट कि भाई, अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप सिंपली आप नॉनवेज खाते हो, ठीक है,
तो आपसे कोई पूछता है कि आप वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, तो आप ये नहीं बोलते कि वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन, आप सिंपली क्या बोलते हैं, बात करते हैं आप क्या है, आप नॉन वेजिटेरियन हैं। तो वैसे ही अगर वो ब्रांच पार्ट है उसमें, ठीक है, तो आप उसको ब्रांच बोलेंगे। तो ओवरऑल स्टार्च की बात करेगा तो आप उसको ब्रांच बोलेंगे, ठीक है। और अगर स्टार्च नहीं है, तो सॉरी, अगर वो सिर्फ अमाइलॉस पूछा है तब आप उसे अनब्रांच्ड बोलेंगे, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, आखिरी में सब चीज़ क्लियर हो जाती है। कई बार स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर अगर अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन एक जैसा है, सब कुछ उनमें सिमिलर है, तो फिर उसको हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? तो हमने आपको सर सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। आप अगर सर टर्शियरी स्ट्रक्चर देखोगे, जैसे आपको यहाँ दिख रहा है साफ साफ, दिस इज द टर्शियरी स्ट्रक्चर ओवरऑल 3D शेप। तो 3D शेप में आपको साफ दिख जाएगा क्या डिफरेंस है बिटवीन अमाइलोपेक्टिन, ग्लाइकोजन एंड अमाइलॉस। तो तीनों को आप उसके स्ट्रक्चर से इजीली देख सकते हैं। इसमें ज्यादा ब्रांचेज हैं, डाइवर्स ब्रांचेज है वो ग्लाइकोजन, जिसमें ब्रांचेस थोड़ी सी कम है वो अमाइलोपेक्टिन, जिसमें ऐसे लूप्स बने हुए हैं, ठीक है, डीएनए के जैसे, अल्फा हेलिक्स जैसे, वो आपके लिए अमाइलॉस है। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑल द 3 पॉलीसैकेराइड्स। बाकी एनसीईआरटी के अंदर 2 डायग्राम दिए, एक ग्लूकोज का दिया, आपको पहचान में आना चाहिए, और एक राइबोस दिया है, और मुझे बताने की शायद जरूरत नहीं है कि राइबोस का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। आपको पता है कि राइबोस इज यूज्ड इन आरएनए, और इसमें से एक ऑक्सीजन निकाल लिया फ्रॉम द सेकंड कार्बन, तो फिर जैसे कि कौन से वाला, ये वाला हाइड्रोजन अगर हटा दूं मैं, तो देन इट बिकम्स डीऑक्सी राइबोस, और अदर प्रिसाइसली अगर हम बोले तो 2 डीऑक्सी राइबोस, वेयर 2 स्टैंड्स फॉर द शुगर। तो आई सपोज आपको ये कार्बोहाइड्रेट्स क्लियर है। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, वरना फिर हम आगे बात करेंगे। विल स्टार्ट विद अमीनो एसिड्स। आगे अमीनो एसिड्स की बात करें। सर ये एच नहीं हटेगा ना, ओ हटेगा ना, डीऑक्सी होता है। हाँ सॉरी सॉरी, वो मैंने मतलब ऑक्सी हटा देना, तो डीऑक्सी, हाइड्रोजन हटेगा, ऑक्सीजन हटेगा, ठीक है। कोई और स्पेसिफिक डाउट? चलिए, अगर आपको इसमें आगे डाउट नहीं है तो फिर मूव फर्दर। अगला हमारे पास प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स पढ़ने के लिए हमारे पास हमें अमीनो एसिड्स के बारे में जानना जरूरी है। और ये डायग्राम में मैंने आपको सारे के सारे सर सर 20 के सर 20 एक अमीनो। डाउट मेरे पास है। हाँ बोलो। अगर कोई ऐसे पूछे कि मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा होगा फिर? अगर कोई मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करता है तो फिर मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका सेलुलोज रहता है, ठीक है। अब ठीक ये ठीक है सर। इंटरेस्टिंग से फैक्ट है, मैं आपको इसके रिलेटेड 4-5 चीजें बता देता हूँ। जैसे कोई पूछे कि व्हाट इज द मोस्ट अबंडेंट पॉलीसैकेराइड, तो यस, इट इज सेलुलोज। मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, इट इज सेलुलोज। कोई पूछे मोस्ट अबंडेंट पॉलीसैकेराइड इन प्लांट किंगडम, तो अगेन आप बोलोगे सेलुलोज। कोई अब सवाल ये आता है, कोई अगर आपसे पूछ ले विच इज द मोस्ट अबंडेंट पॉलीसैकेराइड इन एनिमल किंगडम, अब क्या आंसर दोगे? तुम्हारा सवाल आ गया, मेरा सवाल है। ग्लाइकोजन। और सोचो। कोलेजन। और सोचो। चलो इसको आप आराम से ढूंढना, ठीक है, फिर हम इस पर नेक्स्ट टाइम बात करेंगे, ठीक है। देखते हैं आप क्या ढूंढ कर आते हैं, फिर मैं नेक्स्ट टाइम बात करूंगा। मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग सा रीजन दे दूंगा उसका, ठीक है। तो अभी हम ज़्यादा बात नहीं करते अभी। आप इसको, आपको मैं 4 ऑप्शन दे देता हूँ, ठीक है। चलिए ऑप्शन नहीं देता मैं आपको, आप इसे सर्च कीजिए, फिर नेक्स्ट टाइम इसके बारे में बात करते हैं कि मोस्ट अबंडेंट, अगर एनिमल किंगडम आ गया तो फिर आप क्या आंसर देंगे। खैर, अब बात करते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा आपसे और है, जो कि मोस्ट अबंडेंस की बात चली है। अगर हम बात करें इसकी, द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम की,
तो फिर वो कौन सा होगा, ये आपको पता है शायद। मोस्ट अबंडेंट एंजाइम। सर रुबिस्को। हाँ, रुबिस्को। रुबिस्को इज द आंसर। तो रुबिस्को जो कि आपका डार्क रिएक्शन का पहला स्टेप करता है, वो है आपका मोस्ट अबंडेंट एंजाइम या प्रोटीन कहीं से। तो खैर प्रोटीन्स की बात करते हैं। अब प्रोटीन्स पे अगर हम आए तो भाई अमीनो एसिड्स 20 हैं, जिसको हमने पोलर, नॉन पोलर और इलेक्ट्रिकली चार्ज में डिवाइड भी किया हुआ है। अब हम इसकी ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, ठीक है। मैं बस आपको वो अमीनो एसिड्स की बात करूंगा जो इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट से मेरा मतलब ये है कि इंपॉर्टेंट ऑफ कोर्स सारे ही हैं। इंपॉर्टेंस इस कॉन्टेक्स्ट में कि एनसीईआरटी में कौन सी गिवन है या किन से रिलेटेड ज़्यादा बातें हुई हैं आपकी। तो आइए मैं आपको सबके कुछ एस्पेक्ट्स बता देता हूँ। जैसे पहला है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन की अगर हम बात करें, दैट इज द मोस्ट सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। खास बात क्या है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है, कायरल कार्बन नहीं है, क्योंकि आर ग्रुप इसमें हाइड्रोजन होता है, जिसकी वजह से चारों ग्रुप्स अलग नहीं होते। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, सिंपलेस्ट है ग्लाइसिन। फिर ग्लाइसिन का मॉडिफाइड फॉर्म ही एलानिन है। एलानिन को छोड़ते तो आगे बढ़ते हैं वैलिन। अब ये देखिए वैलिन मैं क्यों फोकस कर रहा हूँ वैलिन के ऊपर, कि वैलिन से रिलेटेड आपके एनसीईआरटी में चीजें बताई गई हैं। जैसे क्लास 12 के अंदर मॉलिकुलर बायोलॉजी के अंदर जब आप सिक्कल सेल एनीमिया की बात करते हो तो वहां पे वैलिन का जिक्र आता है। क्या आपको मुझे बताएगा क्या जिक्र आता है वैलिन का? Sir, valine is replaced by glutamic acid on beta globin chain. वैलिन इज रिप्लेस बाय ग्लूटामिक एसिड कि ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस बाय वैलिन? सर ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस्ड बाय वेलिन। हाँ, ये देखिए छोटी सी बात है लेकिन कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये हाँ। समझ रहे हैं? तो ये आपको ध्यान रखना है कि ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस बाय वैलिन। अब देखिए आपको मैं अगर ओवरऑल अगर यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाऊं प्रेजेंटेशन का, हमारा ये फायदा है कि हम आपको हर चीज का स्ट्रक्चर दिखा सकते हैं। अगर हमारे पास ये रहा, हमारे पास ग्लूटामिक एसिड कहाँ गया, यस ग्लूटामेट। ग्लूटामेट एंड ग्लूटामिक एसिड इज सेम थिंग। पता है आपको केमिस्ट्री में ओइक एसिड और एट की बात होती है, सल्फोनेट सल्फोनिक एसिड। तो दिस इज ग्लूटामिक एसिड। अब ग्लूटामिक एसिड देखो चार्ज है, सी डबल बॉन्ड ओ एंड सिंगल बॉन्ड ओ माइनस, मतलब इट इज चार्ज, मतलब इट इज हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक भी कैसा, चार्ज वाला हाइड्रोफिलिक, अलग लेवल का, हाईली हाइड्रोफिलिक। और अगर आप वैलिन की बात करें, वैलिन को देखें तो वैलिन सिंपल हाइड्रोफोबिक है, ठीक है। वैलिन कैसा है, हाइड्रोफोबिक। अब आपको पता है कि प्रोटीन का ना ओवरऑल 3D स्ट्रक्चर होता है, जहां पर बहुत सारे इंटरेक्शंस आर इंपॉर्टेंट। जैसे अगर एक प्रोटीन अपने आप में फोल्ड हो रहा है, हमारा से अपने 3D स्टेज में फोल्ड हो रहे हैं, तो उनके स्ट्रक्चर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बहुत सारे बॉन्ड्स के ऊपर है। आयनिक बॉन्ड्स, वैन फोर्सेस, कोवलेंट बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, है ना, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग इंटरेक्शन होती है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। दो अमीनो एसिड जो हाइड्रोफोबिक हैं वो आपस में पास पास आ जाएंगे, मतलब वैलिन होगा और एलिनिन होगा तो आपस में पास पास आ जाएंगे, ठीक है ना। और वैलिन होगा और साथ में लेट्स से एस्पार्टिक एसिड होगा तो वो दूर दूर चल जाएंगे, ठीक है। तो अब क्योंकि आपने वैलिन क्योंकि आपका ग्लूटामिक एसिड था, आपने ग्लूटामिक एसिड हटा दिया, एक चार्ज हटा दिया। अब आप ग्लूटामिक एसिड को अगर एस्पार्टिक एसिड से रिप्लेस करते तो ओवरऑल 3D स्ट्रक्चर में कोई खास फर्क नहीं आता, ठीक है, कोई खास डिफरेंस नहीं आता, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपने क्या किया, आपने ग्लूटामिक एसिड को हटाया और जोड़ दिया वैलिन, मतलब एक आपने एक चार्ज अमीनो एसिड को हटाया जो आयनिक इंट्रैक्शन बना रहा होगा, उसकी जगह आपने वैलिन को डाल दिया, जिसकी वजह से वो सारी इंट्रैक्शन खराब हो गई। तो इसलिए जो सिकल सेल एनीमिया में इस छोटे से चेंज की वजह से बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आता है, क्योंकि दोनों के रेजिड्यूज एकदम क्या है, अलग अलग है। क्लियर है पॉइंट? है। तो आगे ल्यूसिन है, आइसोल्यूसिन है, मेथियोनिन है। मेथियोनिन की क्या इंपॉर्टेंस है? मेथियोनिन की इंपॉर्टेंस ये है कि सिस्टीन के अलावा ये है जिसके पास सल्फर रहता है, तो सल्फर एंड इज विद मेथियोनिन एंड सिस्टीन। अच्छा, अगला है फिनाइल एलानिन। फिनाइल एलानिन की आप कोई मुझे इंपॉर्टेंस बता सकते हो? व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ फिनाइल एलानिन? अगेन आपके रिलेटेड है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से, कहीं ना कहीं आपने पढ़ा है जेनेटिक्स के अंदर। व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ फिनाइल एलानिन? देखिए बायोमोलिक्यूल्स की तरह बायोमोलिक्यूल्स पढ़ोगे तो फायदा नहीं है, आपको चीजें रिलेट करनी इंपॉर्टेंट है। क्या क्या सुना आपने फिनाइल एलानिन के बारे में?
सर उससे डिसीज होती है ना, फिनाइल कीटोनूरिया। हाँ, फिनाइल उससे डिजीज होती, उससे उससे डिजीज नहीं होती। इट्स बाकी तुमने एकदम रिलेट करेक्ट किया है। फिनाइल कीटोन इन यूरिया मतलब मतलब कि, सर वो किसी एक कंपाउंड में हाँ कन्वर्ट हाँ नहीं होता तो हाँ एक्यूमुलेट हाँ, होकर मैं समझ गया फिनाइल तुम। कीटोनूरिया। हाँ 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 फिनाइल पायरुविक हाँ, एक एसिड, है। याद आ गया सर, फिनाइल पायरुविक एसिड में हाँ कन्वर्ट नहीं होता तो फिनाइल कीटोनूरिया हाँ, का। तो वही मैं बता रहा हूँ कि फिनाइल कीटोन इन यूरिया के अंदर फिनाइल कीटोन जो है वो बढ़ जाता है किसके अंदर, यूरिन के अंदर बढ़ जाता है। और यूरिन के अंदर इसलिए बढ़ा है क्योंकि ब्लड में बढ़ गया है, ब्लड में इसलिए बढ़ा है क्योंकि ब्रेक नहीं हुआ। तो एक एंजाइम है जिसको ब्रेक करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो प्रेजेंट नहीं है, वो एब्सेंट है, जिसकी वजह से इट एक्यूमुलेट्स इन ब्लड और डिसऑर्डर है फिनाइल कीटोन इन यूरिया। इट इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। तो वहाँ फिनाइल के बारे में बात करते हो, ठीक है। और फिनाइल का क्या इंपॉर्टेंस है, एक और चीज बताता हूँ। इट कैन बी इट कैन कन्वर्ट इनटू टायरोसिन, मतलब कि फिनाइल और टायरोसिन में आप डिफरेंस देखोगे स्ट्रक्चर में, तो सिर्फ एक OH का फर्क है। आप बस इस फिनाइल के नीचे OH लगा दीजिए, दैट बिकम्स टायरोसिन। तो फिनाइल कैन बी कन्वर्टेड इनटू टायरोसिन। अब बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूँ मैं आपको। इसी वजह से जो फिनाइल है, ठीक है, वो आपका एसेंशियल अमाइनो एसिड है, ठीक है ना। फिनाइल कैसा है, एसेंशियल है। लेकिन अगर आपने फिनाइल खा लिया तो फिर आपको टायरोसिन खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिनाइल से हम टायरोसिन डिराइव कर लेंगे। तो इसलिए टायरोसिन इज डिपेंडेंट ऑन फिनाइल, तो टायरोसिन बिकम सेमी एसेंशियल एक तरीके से, जैसे मैंने अभी आपको फैटी एसिड में कॉन्सेप्ट बताया। तो उस तरीके से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा ट्रिप्टोफान, प्रोलीन, ठीक है, सीरीन, थ्रियोनिन। तो सीरीन थ्रियोनिन क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैं बताता हूँ। क्योंकि एनसीईआरटी में इनके स्ट्रक्चर का थोड़ा सा जिक्र है, तो आपको पता होना चाहिए जिसके साथ CH2 के साथ OH लगा हुआ है, ठीक है, और दो CH2 के साथ OH लगा तो वो सीरी थ्रियोनिन थ्रियोनिन है। थ्रियोनिन नहीं किया बना एनसीईआरटी में, ठीक है। सीरीन इज गिवन इन एनसीईआरटी, तो सीरीन इज गिवन इन एनसीईआरटी और इसका सिंगल लेटर कोड होता है S, ठीक है। ये मेरे को पता होना चाहिए। और ये CH2OH है। तो हो सकता है कि कोई एग्जाम्पल आ जाए, क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन इसका स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। सीरीन में ये दिया हुआ है S है और CH2OH होता है R ग्रुप में, दैट शुड बी क्लियर टू यू। देन ट्रिप्टायरोसिन और फिर एस्पाराजीन, ग्लूटामीन, ठीक है, एंड देन एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। ये आपके नेगेटिवली चार्ज हैं, दो ही हैं, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। और तीस आखिरी में है लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन। अगेन लाइसिन आर्जिनिन का जिक्र उसी चैप्टर के अंदर हिस्टोन्स के अंदर है कि हिस्टोन्स आर पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स, सॉरी प्रोटीन्स, बिकॉज दे आर रिच इन लाइसिन एंड आर्जिनिन। क्योंकि लाइसिन आर्जिनिन खुद पॉजिटिवली चार्ज है बिकॉज ऑफ अ अमीन ग्रुप, ठीक है। NH2 ग्रुप उसमें पॉजिटिवली चार्ज है, एक्स्ट्रा है, तो उसकी वजह से दे आर नेगेटिवली, सॉरी पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड। अच्छा, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कभी आपके पास एक अमाइनो एसिड आ जाए और पूछ लिया जाए, जैसे आपको पूछ लिया जाए कि भाई ये कैसा अमाइनो एसिड है, पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है, या कौन से वाला अमाइनो एसिड है, तो आप इजिली आप उसमें से ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो आपको साफ दिख रहा होगा उसमें। देखिए, अगर उसमें CO- एक्स्ट्रा है R ग्रुप में तो वो नेगेटिवली चार्ज होगा, और अगर उसके पास NH3 पॉजिटिव है एक्स्ट्रा में तो वो एक पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड होगा। और वो आपको टेस्ट करने के लिए ना बहुत सिंपल सा है, क्या करेगा मैं आपको बताता हूँ कैसे क्वेश्चन बनाएगा आपको। वो सिंपल एक CO- या NH3 पॉजिटिव वाला एक अमाइनो एसिड आपके सामने रख देगा। ऑफ कोर्स आपको सारे के सारे का स्ट्रक्चर तो पता नहीं है, 20 के याद भी नहीं कर सकते, इवन मुझे भी ढंग से याद नहीं है, तो हम आपसे भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो आपको क्या देखना है, आपको ऑप्शन भी वो इसी हिसाब से बनाएगा। मान लो अगर इसमें एक NH3 पॉजिटिव दे रखा है तो आपको चार ऑप्शन आपके सामने रख देगा, ग्लूटामेट, एस्पार्टेट, टायरोसिन एंड लेट्स से आर्जिनिन या लाइसिन। तो आपको वो चूज करना है। आप अगर आपका इतना सा कॉन्सेप्ट होगा ना कि जिसपे NH3 पॉजिटिव या NH2 पॉजिटिव एक्स्ट्रा है वही पॉजिटिव चार्ज वाला है, और पॉजिटिव चार्ज वाले तीन ही है, हिस्टिडीन, लाइसिन और आर्जिनिन, तो आप सिंपली उस क्वेश्चन को कर लोगे। या कोई कॉन्सेप्ट पता होगा कि CO- अगर एक्स्ट्रा है तो फिर वो दो ही हो सकते हैं, एस्पार्टिक एसिड या ग्लूटामिक एसिड, और में से एक ही ऑप्शन में होगा, ठीक है। तो आप उसको इजीली कर लोगे। तो आपको सबके स्ट्रक्चर जानना जरूरी नहीं है, छोटी छोटी बातें जाननी जरूरी है, जैसे कि ये कि सिस्टीन के पास ये आखिरी वाला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सल्फर ग्रुप है SH। अभी ये सिस्टीन है, अगर ये एक दूसरे सिस्टीन से जुड़ जाए तो फिर ये सिस्टाइन बन जाएगा, और जो बॉन्ड बनेगा उसको हम बोलते हैं डाई सल्फाइड बॉन्ड। और ये बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट है in the stability of tertiary as well as quaternary structure of the protein। तो ये बातें हैं अमाइनो एसिड के बारे में। तो जो मैंने अमाइनो एसिड आपको थोड़े जिक्र किए,
एनसीईआरटी से रिलेटेड और बाकी चीज़ों से रिलेटेड, उनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। अगला कॉन्सेप्ट आता है, अच्छा एक बात और याद रखिएगा जिसमें मैंने यहाँ पे बात करना भूल जाऊँ कि एन अमाइनो एसिड इज वाटर आयन, it can behave both like cation and anion depending on the pH of the solution। कि pH अगर ज़्यादा है, मतलब कि अगर वो बेसिसिटी की तरफ मूव कर रहा है, अगर H प्लस कंसेंट्रेशन बहुत ज़्यादा कम है, तो फिर it behaves like a negatively charged amino acid, ठीक है। और अगर let's say H प्लस कंसेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, अगर एसिडिक एनवायरनमेंट है, so it behaves like a positively charged amino acid। So depending on the acid H plus concentration, it can behave both like anion as well as a cation। So that's why we call amino acid a Zwitter ion। खैर अमाइनो एसिड अगर अमाइनो एसिड से जुड़ गया, ठीक है, तो आपको पता है कि जो बॉन्ड बनेगा उसको हम पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। यहाँ पर शायद किसी भी डायग्राम में दिखाया नहीं गया, कोई बात नहीं, आपको आइडिया होना चाहिए कि व्हेन ये शायद आपको पता भी होगा कि व्हेन अमाइनो एसिड जॉइंट्स अमाइनो एसिड्स, अगेन बॉन्ड जो बनता है दैट इज पेप्टाइड बॉन्ड। अगेन जो बॉन्ड बना है उसमें वाटर क्या होगा, रिमूव होगा। तो इसलिए जब हमें पेप्टाइड बॉन्ड तोड़ना होगा, जैसे कोई भी हम प्रोटीएस की बात करें, जैसे कि ट्रिप्सिन हो गया एज अ प्रोटीएस, पेप्सिन एज अ प्रोटीएस, कार्बोक्सीपेप्टाइड एज अ प्रोटीएस, अमाइनो पेप्टाइड एज अ प्रोटीएस, किसी प्रोटीएस की हम बात करें, ये सारे के सारे हाइड्रोलाइसेस हैं। इन सबको पानी चाहिए तोड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि जब हमने बॉन्ड बनाया था तब पानी निकाल दिया था। तो बॉन्ड जब तोड़ोगे तो दोनों अमाइनो एसिड को, एक को दोगे OH उसका वापस, एक को दोगे उसका हाइड्रोजन वापस, तो इसलिए आपको वाटर की जरूरत पड़ेगी, इसलिए वो हाइड्रोलाइज की कैटेगरी के अंदर आते हैं। खैर, अब आपने सारे अमाइनो एसिड्स वन बाय वन ट्रेन के डब्बों की तरह अगर जोड़ दिए, तो फिर जो बनेगा उसको हम बोलते हैं द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन। जैसा कि प्रोटीन आपके आरएनए से बन के निकलता है कि भाई आते रहते हैं अमाइनो एसिड, है ना, राइबोसोम पे पता आपको ट्रांसलेशन का मैकेनिज्म, और अमाइनो एसिड आते जाते हैं और पेप्टाइड बॉन्ड बनते जाते हैं, और आपका जो स्ट्रक्चर निकलता रहता है राइबोसोम से, वो आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होता है। अब उसी वक्त उस प्रोटीन की फोल्डिंग शुरू हो जाती है। अब फोल्डिंग में पहले वो इनिशियल फोल्ड्स लेता है, ठीक है। अब मान लीजिए इनिशियल फोल्ड्स जो लेता है वो दो फॉर्म में हो सकते हैं। एक हेलिक्स की फॉर्म जिसको हम अल्फा हेलिक्स बोलते हैं, जो मोस्ट कॉमन है अल्फा हेलिक्स। देखिए होने को तो थ्रीटन हेलिक्स भी है, पाई हेलिक्स भी है, लेकिन हम अल्फा हेलिक्स की ही बात कर रहे हैं कि मोस्ट कॉमन अल्फा हेलिक्स है। तो अल्फा हेलिक्स की फॉर्म में या तो फोल्ड हो सकता है या तो स्प्रेड हो सकता है शीट की फॉर्म में, जिसको हम बीटा प्लेटेड शीट बोलते हैं। तो बीटा शीट और अल्फा हेलिक्स दो किस्म के, और इनको जोड़ने वाला टर्न, लूप या कॉइल, ये आपके हो जाते हैं दी सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन, इनिशियल फोल्ड्स। क्लियर पॉइंट? भाई मैं फॉर एग्जांपल अगर बात करूं, अगर आपके पास 50 अमाइनो एसिड है और अगर आपको उसका सीक्वेंस पता है कि पहला अमाइनो एसिड कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, बोलूं कि 26वां कौन सा है, आपने बोला कि एलानिन, और बोलूं 22वां कौन सा है, आपने बोला ट्रिप्टोफैन, मतलब आपको पता है कि कौन सा किस ऑर्डर में अरेंज है। मतलब आपको क्या पता है प्रोटीन का, आपको प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर पता है। और अगर मैं बोलूँ कि 25 से लेकर 28 तक जो अमाइनो एसिड है किस फॉर्म में अरेंज है, आपने बोला अल्फा हेलिक्स, मैंने बोला कि अच्छा ठीक है, ये बताओ 3 से लेकर 12 तक कैसे अरेंज है, आपने बोला बीटा शीट। मतलब आपको पता है कि 1 से लेकर 50 तक कहाँ कहाँ अल्फा हेलिक्स में अरेंज है, कहाँ कहाँ बीटा शीट में अरेंज है। मतलब आपको क्या पता है उस प्रोटीन का, आपको उसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर पता है। और अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि इसमें जो 26वां अमाइनो एसिड है और जो लाइक 36 अमाइनो एसिड है, 36वां और 26वां अमाइनो एसिड है, ये आपस में 3D स्पेस में कहाँ है। तो जब ये ओवरऑल 3D स्पेस में फोल्ड हो गया, ठीक है ना, अब कहने को 26वां और 36वां, 26 और 36 कहने के लिए तो ये बहुत दूर है, इनमें 10 अमाइनो एसिड का सेपरेशन है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि जो ब्रांच है अमाइनो एसिड की घूम के वापस आ गई हो, और 26वां और 30वां जो है वो दूर हो, लेकिन 26वां और 36वां आपस में एकदम साथ में चिपके हों, क्योंकि घूम के वापस वहीं पे आ गया। तो अगर मैं आपको एक अमाइनो एसिड की पोजीशन दूसरे के रिस्पेक्ट में अगर आप मुझे बता दो कहाँ पर है इन अ 3D स्पेस, तो फिर वो हो जाता है उसका टर्शरी स्ट्रक्चर, कि 3D स्पेस में वो कैसे अरेंज है। और 3D स्ट्रक्चर एक प्रोटीन का निकालने के लिए, ये खैर बायोइन्फॉर्मेटिक्स की बात है, वैसे बता देता हूँ, एक
एक प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम हर एक एटम को, ठीक है, नॉट अमाइनो एसिड, हम हर एक एटम को ऑफ ईच अमाइनो एसिड, नाइट्रोजन अलग, हाइड्रोजन अलग, सबके एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। इट्स हाई मैथमेटिक्स, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, और निकालने में करना बहुत टफ चीज़ है, ठीक है ना। तो और मुझे एक हर एक एटम को एज अ पॉइंट लेके 3D स्पेस में हर एक एटम दूसरे एटम के प्रोस्पेक्ट में कहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है ना, क्या सबके एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स हैं, अगर आपको पता है तो आपको प्रोटीन का टर्शियरी स्ट्रक्चर पता है। क्लियर है पॉइंट। अब कोई एक जना मेरे मैं एक दो चीज़ें पूछने वाला हूँ, बड़ा ही बेसिक। मुझे एक स्टूडेंट चाहिए जो मेरी बातों को रिस्पॉन्ड कर सके। कौन करेगा? कोई एक स्टूडेंट से मुझे अभी फिलहाल के लिए 2 मिनट बात करनी है, क्योंकि मुझे एक दो बेसिक क्वेश्चन पूछने हैं। हाँ, किसी को भी चूज कर लो। बेटा आपका नाम क्या है, आप ही बता दो। व्हाट इज योर नेम? क्योंकि मेरे को ना यहाँ नाम दिख नहीं रहे, मैं यहाँ पे स्क्रीन लेके बैठा हूँ ना, तो मैं तो मेरे को सिर्फ अपनी प्रेजेंटेशन दिख रही है, तो मुझे किसी का नाम नहीं नजर आ रहा सर है। शिवम। कोई भी। हाँ, कौन? शिवम। हाँ शिवम। तो शिवम मुझे एक बात बताओ, ठीक है, ये प्रोटीन कहाँ पर होते हैं, मतलब असलियत में होते हैं कि हम सिर्फ उसको कॉपी पेन पे बनाते हैं? सर असलियत में। हाँ, असलियत में होता है ना, ठीक है। तो यही मैं आपसे जानना चाह रहा था कि आपको पता है कि कोई भी प्रोटीन हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वो न्यूक्लिक एसिड हो, कुछ भी हो, वो सब असलियत में प्रेजेंट है, और जो भी चीज़ असलियत में प्रेजेंट है उसका एक ओवरऑल 3 डायमेंशन में उसका स्ट्रक्चर होता है, कंसिडरिंग ऑल द 3 एक्सेस, ठीक है ना। जो कॉपी पेन होता है उसका सिर्फ सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा, 2 ही एक्सेस में होगा, लेकिन लेकिन हर चीज जो है वो 3D स्पेस में प्रेजेंट है। इसलिए बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हर प्रोटीन का टर्शियरी स्ट्रक्चर होगा, ठीक है ना। टर्शियरी स्ट्रक्चर हर एक प्रोटीन का होगा, क्योंकि हर प्रोटीन असलियत में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स टर्शियरी स्ट्रक्चर बनाने के लिए सेकेंडरी स्ट्रक्चर जरूरी है, इसलिए हर प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी होगा, और सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाने के लिए प्राइमरी स्ट्रक्चर जरूरी है, तो हर प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर भी होगा। तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर्स तीनों ही रहेंगे हर प्रोटीन के। अगला ध्यान दीजिए, कोई अगर आपसे पूछता है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज कौन कर रहा है, तो याद रखिएगा हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं जो बीच बीच में हैं और स्टेबलाइज करते हैं किसको, एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर को। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड होता है, लेकिन सेकेंडरी स्ट्रक्चर में पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी आ जाते हैं। तो अगला कॉन्सेप्ट की टर्शियरी स्ट्रक्चर में क्या होगा, टर्शियरी स्ट्रक्चर में सारे ही बॉन्ड्स होंगे। आपने केमिस्ट्री में जितने बॉन्ड पढ़े हैं आज तक, ठीक है ना, वो सारे बॉन्ड्स आपको मिलेंगे टर्शियरी स्ट्रक्चर में। जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड ऑफ कोर्स पेप्टाइड बॉन्ड है होता है, आयनिक बॉन्ड ऑफ कोर्स 2 चार्ज अमाइनो एसिड या वाटर के बीच में बना सकते हैं। डाइसल्फाइड बॉन्ड 2 सिस्टीन के बीच में बन सकता है, होगा। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, यस, 2 हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड के बीच में हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा वैन डर वाल्स फोर्सेस, जिसे हम लंदन फोर्सेस बोलते हैं, वो भी होंगी। तो मतलब टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के अंदर वो सारे ही बॉन्ड्स होंगे जितने आप आज तक समझते सीखते आए हो केमिस्ट्री में, ठीक है ना। तो वापस एनमरेट कर देता हूँ, आयोनिक, डाइसल्फाइड, कोवलेंट, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, वैन डर वाल्स फोर्सेस, ये सारे के सारे प्रेजेंट होंगे एक टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर। आपने किसी भी बॉन्ड को थोड़ा सा छेड़ा, ठीक है ना, तो स्ट्रक्चर बदल जाएगा। और किसी भी प्रोटीन में काम करने के लिए उसका टर्शियरी स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हर प्रोटीन काम करने के लिए बाइंड करेगा किसी न किसी चीज से। आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर, आई हैव अ डायग्राम, यस, ये देखिए यहाँ पे ग्रीन वाला क्या है, प्रोटीन है, और ये इसका टर्शियरी स्ट्रक्चर है। और इसके अंदर आप देख सकते हैं बहुत सारी कैविटीज हैं, ये पॉकेट्स हैं, और ये जितनी सारी पॉकेट्स हैं, ठीक है, ये पॉकेट है, ये पॉकेट है, ये सारी पॉकेट्स हैं, मतलब इसमें बहुत सारे गड्ढे हैं। इन सभी गड्ढों के अंदर, ठीक है ना, कैविटीज के अंदर कुछ ना कुछ बाइंड कर सकता है। अब इनमें से कुछ ऐसा होगा जो यहाँ पर बाइंड होके जब बाहर निकले तो अलग फॉर्म ले ले,
तो जो बाइंड होके बाहर निकल के अलग फॉर्म ले रहा है उसको हमने सबस्ट्रेट बोल दिया, और जो बाहर निकल के अलग फॉर्म ले ली उसको हमने प्रोडक्ट बोल दिया, और जहां बाइंड किया वो अलग फॉर्म लेने के लिए उसको हमने एक्टिव साइट बोल दिया। तो इन्हीं कैविटीज में से कोई एक एक्टिव साइट हो सकती है जहां पर कोई एक केमिकल बाइंड करके एक अलग फॉर्म ले सकता है। आ रही बात समझ में? तो इसलिए मैंने कहा कि कोई भी जो प्रोटीन है उसका ओवरऑल 3D स्पेस में क्या स्ट्रक्चर है वो जरूरी है उसके फंक्शन के लिए। क्लियर पॉइंट? इसीलिए, और ये सारी इंटरेक्शन इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनमें से मैंने कोई भी छेड़ी तो फंक्शन बिगड़ जाएगा। जैसे कि सिकल सेल एनीमिया में होता है, मैंने वही आपको बताया कि आपने वैलिन को हटा दिया और रिप्लेस कर दिया, सॉरी, आपने ग्लूटामिक एसिड को हटा दिया और रिप्लेस कर दिया वैलिन से। एक चार्ज अमीनो एसिड जो आयनिक बॉन्ड बना रहा था उसको रिप्लेस कर दिया आपने एक हाइड्रोफोबिक वाले के साथ, इंटरेक्शन ही बदल दी। अब इंटरेक्शन बदल दी तो भाई प्रोटीन का स्ट्रक्चर बदल गया 3D स्पेस में। तो जिसे बाइंड कर पा रहा था ऑक्सीजन से, वो बाइंडिंग उसकी खत्म हो गई, और खत्म हो गई या कम हो गई तो फिर वो आप बोलते हो कि सिकल सेल अनीमिया की कंडीशन उसको हो गई। तो क्या है जो ये दैट इज ऑल द कॉन्सेप्ट कि फंक्शनल जो है वो कैसा है, टर्शियरी स्ट्रक्चर। और ऐसा तो जरूरी है नहीं कि एक प्रोटीन के अंदर एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन हो। आप हीमोग्लोबिन को ले लो, उसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है। आप क्या कहते हैं उसको, केराटिन को ले लो, उसके अंदर 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं। आप कुछ नहीं, अपने 12th क्लास के सिलेबस में से एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर ले लो, ठीक है ना, उसमें भी क्या है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है। कौन सी वाली? 2 हैवी 2 लाइट। आप एक्टिन मायोसिन को ले लो, अगर आप एक्टिन को ले लो तो तो उसमें भी 2 एफ एक्टिन चेन्स हैं। फिर ट्रोपोनिन है, ट्रोपोमायोसिन है। अच्छा, आप मायोसिन को ले लो, उसमें भी 2 हैवी और 2 लाइट है। तो कहने का मतलब ये है कि मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स के पास एक पॉलीपेप्टाइड चेन के अलावा मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं जो इंडिपेंडेंटली फोल्डेड होती हैं और आपस में थोड़ा बहुत इंटरेक्ट कर रही होती हैं बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो यही जो स्ट्रक्चर है जहाँ पे मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन है उनके आपस में जो इंटरेक्शन है उसको बोलते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अब हर प्रोटीन का टर्शियरी स्ट्रक्चर तो होगा, क्वाटरनरी हो ये जरूरी नहीं है। क्वाटरनरी तभी होगा जब उसके अंदर एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन है। जैसे कि हीमोग्लोबिन, उसके पास 2 बीटा चेन है, बीटा चेन 1 बीटा चेन 2, और 2 अल्फा चेन है, अल्फा चेन 1 और अल्फा चेन 2। जहां पर अगर ये इंटरेस्टिंग बात है, एक अल्फा और एक बीटा को मैं एक सब यूनिट बोलता हूँ, एक अल्फा और एक बीटा को मैं दूसरी सब यूनिट बोलता हूँ। तो सब यूनिट के बेसिस पे भी 2 है, अल्फा बीटा 1 अल्फा बीटा 2, तो बीच में से काट दो तो आपको मिल गई 2 सब यूनिट्स, ठीक है। और अगर चेन की बात करें तो 2 तरीके की, यहां से काट दो तो 2 अलग तरीके की चेन मिल जाती है, अल्फा और एक बीटा। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है किसकी, हेमोग्लोबिन की। और चारों के पास आपको पता है कि सारी इंडिपेंडेंटली फोल्डेड है, चारों के पास अपना 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 हीम है जो इंडिपेंडेंट है, अपना अपना हीम है जो कैसा है, इंडिपेंडेंट है। इन चारों हीम से एक एक ऑक्सीजन बाइंड कर सकता है, ये भी पता है आपको। इससे एक ऑक्सीजन, इससे एक ऑक्सीजन, इससे एक ऑक्सीजन और इससे एक ऑक्सीजन, जिसकी वजह से मैं ये बोलता हूं कि एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल से 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बाइंड कर सकते हैं, क्योंकि एक हीमोग्लोबिन के पास 4 हीम है और एक हीम से एक ऑक्सीजन बाइंड करता है। तो इन टोटल 4 ऑक्सीजन बाइंड करके पूरे के पूरे हीमोग्लोबिन से। तो ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस हो गई, ठीक है। ओके, so that's all about the folding of the proteins. अगली बात जो हमारी बची है वो बची है एंजाइम की, वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकता है। एक आखिरी चीज बता रहा हूं आपको, आप प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन देखो तो एक तरफ कार्बोक्सिल एंड होगा जहाँ पे CO फ्री है, क्योंकि आपको हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है एक का होता है कार्बन और एक का होता है एक का होता है अमीन ग्रुप और एक का होता है कार्बोक्सिल ग्रुप। तो कार्बोक्सिल ग्रुप और अमीन ग्रुप के बीच में क्या बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो इसलिए एक पहले वाले का अमीन ग्रुप खाली रहता है, दैट इज द फर्स्ट वन, और आखिरी वाले का लास्ट वन का कार्बोक्सिल ग्रुप खाली रहता है। तो मैं बोलता हूँ एक अमीनो एसिड की चेन हमेशा N टर्मिनल से C टर्मिनल रन करती है, जहाँ N का मतलब NH3 पॉजिटिव है,
इस तरफ ये फ्री है, और यहाँ कार्बन का मतलब COO माइनस है, यहाँ पे CO माइनस फ्री है। तो कोई भी पॉलीपेप्टाइड चेन होगी वो N टर्मिनल टू C टर्मिनल रन करेगी। तो आपके NC अगर कोई नीट में क्वेश्चन भी आ रहा है, 10 अमाइनो एसिड दिए होते हैं और उनका स्ट्रक्चर दिया होता है, मतलब आपस में जुड़े होते हैं, कोई पूछता है कि पहला वाला कौन सा है, सबके नाम भी दिए होते हैं, तो आपको क्या ढूंढना है, अमीन ग्रुप कहाँ फ्री है। तो जहाँ अमीन ग्रुप फ्री मिला आपको, जो जिस टर्मिनल पे अमीन ग्रुप फ्री है उसको आप बोल देंगे फर्स्ट अमाइनो एसिड। यही यूनिवर्सल रूल है कि जहाँ पे अमीन ग्रुप वो फर्स्ट वाला, और जहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप वो लास्ट वाला। क्लियर पॉइंट। बाकी बातें इसकी रिगार्डिंग द एंजाइम, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ क्या पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। एंजाइम एक्शन, कार्बोनिक एनहाइड्रेस कैसे काम करता है, एनसीईआरटी का रिलेटेड है। और ये एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, टेम्परेचर ऑफ पीएच का एक्शन और एंजाइम, माइकलिस मेंटेन का कर्व, और बाकी कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, और मतलब बाकी जितनी बातें बची हैं एंजाइम के बारे में जहाँ से एक क्वेश्चन आना जरूरी है या आता है जनरली, उस सब की बातें हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अभी स्पेसिफिकली अगर किसी को कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है। किसी को कोई स्पेसिफिक डाउट है तो यू कैन आस्क मी, वरना बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में करते हैं। सर वो वाला बता दो आप ही, क्या? मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो था एनिमल वर्ल्ड वाला, एनिमल किंगडम वाला। सर काइटिन। काइटिन कैसे हो जाएगा, वो तो आर्थ्रोपोडा में। किसने बोला काइटिन? काइटिन कौन बोल रहा सर है? मैंने शिवम। शिवम, काइटिन कैसे? हाँ सर, काइटिन तो आर्थ्रोपोडा में होता है ना, आपने तो एनिमल किंगडम का पूछा था। हाँ तो आर्थ्रोपोडा एनिमल किंगडम नहीं आता है, प्लांट किंगडम थोड़ी है। अच्छा हाँ, सॉरी सर। और आर्थ्रोपोडा आर द मोस्ट अबंडेंट आल्सो, 2/3 स्पीशीज है आर्थ्रोपोडा, कम थोड़ी है। तो सर पे काइटिन है? काइटिन मैं नहीं बताऊंगा। देखो, आंसर गिविंग आंसर इज वेरी इजी, दिस थिंग आप ढूंढो, हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे क्यों और कैसे, हम दोनों बातें करेंगे। और आपको बताता हूँ काइटिन और कोलेजन में से एक आंसर है, अब आप ढूंढ लो कौन तो सा सर कोलाजन ही है ना, कोलाजन तो मोस्ट अबंडेंट होता है एनिमल किंगडम का प्रोटीन। जब ढूंढ लोगे तब बात करेंगे, ठीक है? अच्छा ठीक है। ठीक है ना। और कोलेजन प्रोटीन है, मैंने कार्बोहाइड्रेट पूछा है, सॉरी कोलेजन नहीं आया। कार्बोहाइड्रेट पूछा था आपने? मैंने आपसे प्रोटीन नहीं पूछा, मैंने आपसे पूछा मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट की बात चल रही थी। ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला था शायद आपने। चलिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बोला, ऑर्गेनिक कंपाउंड तुमने पूछा था मुझसे, वर्ल्ड का कौन सा है, वर्ल्ड का कह रहा हूँ, बायोस्फीयर का कौन सा है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ, आंसर में डिस्कस कर लेता हूँ। जब आप कार्बोहाइड्रेट की बात करते हो तो फिर वो काइटिन होता है, एनिमल किंगडम का मोस्ट अबंडेंट, और जब आप प्रोटीन की बात करते हो तो वो कोलेजन होता है, ठीक है? द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इज काइटिन, क्योंकि आर्थ्रोपोडा के एक्सोस्केलेटन में है और कई जगह पर है। और मोस्ट अबंडेंट पॉलीसैकेराइड सॉरी प्रोटीन इन एनिमल किंगडम इज कोलेजन। और आपकी बॉडी में, ब्लड में मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन, ब्लड में प्लाज्मा में नॉट ब्लड, प्लाज्मा में। व्हाट इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन प्लाज्मा? सर एल्ब्यूमिन होता है क्या? हाँ, एल्बुमिन ही होता है 57% अमंग ऑल द प्रोटीन्स। चलिए फिर बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्लास। और वो डीपीपी आपको आप कर लीजिएगा, 5 हैं, ठीक है? विल डिस्कस इट नेक्स्ट टाइम। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।